नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो बात चल रही थी कल, वो राजस्थानी चित्रकला से के टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी। हम लोग राजस्थानी चित्रकला के बारे में आपको बता चुका था मैं कि राजस्थानी चित्रकला राजस्थान में एंटर कहाँ से हुई, किस तरह से वो राजस्थानी चित्रकला हमारे राजस्थान के अंदर आई। तो राजस्थानी चित्रकला जो है वो राजस्थान के अंदर कहाँ से एंटर हुई थी, मैंने आपको बताया था मेवाड़ से एंटर हुई थी और ये अपभ्रंश है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किस तरह से आई थी राजस्थानी चित्रकला मेवाड़ में। अब हमने मेवाड़ के अंदर कल मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाई थी और मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर हमने वहाँ पे नाथद्वारा के बच्चों को, उदयपुर के बच्चों को, देवगढ़ के बच्चों को, शाहपुरा के बच्चों को, ये सब हमने वहाँ पे उन बच्चों को पेंटिंग करना सिखाई थी। ठीक है, तो मैंने आपको सब बता दिया था कि देवगढ़ की विशेषताएं क्या रही पेंटिंग की, उनके चित्रकार कौन से रहे, या नाथद्वारा की क्या विशेषता रही, चित्रकार कौन से रहे, या फिर उदयपुर की। ये सारी मैंने बातें आपसे कल शेयर की थी और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको याद करना बताया था कि किस तरह से आप चित्रकारों के नाम याद करोगे और उन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई, तो ये भी किस तरह से याद करोगे। मैंने वो बिल्कुल ईजी माध्यम से आपको मेरी खुद की अप्रोच से बता दिया था और बच्चों का रेस्पॉन्स भी आया है, तो अच्छा आया है। ठीक है, तो वही अप्रोच लेके हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। हमारी खुद की अप्रोच है और अच्छी अप्रोच है। एक बार के अंदर आप 95% तक एक बार वीडियो देखने पर याद कर लेंगे। अगर किसी भी वीडियो को एक बार देखने पर अगर आपको 95% याद हो रहा है तो आप ये मान के चलिए वीडियो में बात है, वीडियो अच्छा है। दूसरी बार और देख लीजिए, डन है आपका। ठीक है, नोट्स बना दीजिए, फिर उसके बाद आपको ना कभी आगे पढ़ने की जरूरत है ना आपकी कभी वीडियो देखने की जरूरत है। तो आपका काम यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बार बार वीडियो देखते रहोगे, कभी इन सर के देखोगे, कभी उन सर के देखोगे, कभी इसके देखोगे, कभी उसके देखोगे, तो देखो सोने की दुकान पे तो क्या होता है दोस्तों, ज्वेलरी की दुकान पे सारे आइटम जितने भी होते हैं ज्वेलर के, वो सारे के सारे सुंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि होते सभी सोने के, इसलिए डिजाइन अलग अलग होती है, तो आइटम सभी सुंदर होते हैं, तो सबको पसंद आते हैं। पर हमको क्या करना पड़ता है, उसमें से कोई एक नग जो होता है वो हमको पसंद करना पड़ता है, जो आपको खरीदना है। ठीक है, तो यहां भी वही है कि भाई पढ़ाई एक ही है, टॉपिक एक है, किताब में जो लिखा है वो सबके लिए वही लिखा है, किसी ने खुद ने तो लिखा नहीं है। तो जब किसी ने खुद ने नहीं लिखा और लिखा हुआ ही वो पढ़ाएगा तो वो अपने तरीके से पढ़ाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उस तरीके से पढ़ना है जिसमें आपको बार बार वीडियो देखना पड़े, या इस तरह से पढ़ना है जिसमें एक बार देखने पर ही 95% तक ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो अगर आपको इस तरह से देखना है तो वीडियो को देखते रहें, उसके नोट्स बनाते रहें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मुझे अपने आप पे विश्वास है, आप भी अपने आप पे विश्वास बना के रखें। बात करते हैं हम लोग मारवाड़ की। तो देखो, मेवाड़ से आप कहाँ पहुंचेंगे बच्चों, मारवाड़ पहुंचेंगे। तो अब हम बात करेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या बात करेंगे, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए, मेरी जो राइटिंग है उसमें आपको खराबी दिख सकती है कि सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं भी इस बार को स्वीकार करता हूं कि हाँ बच्चों, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसमें मुझे भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बात जो डन है कि हाँ नहीं अच्छी तो नहीं है, इसमें कुछ मैं कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर बच्चों, जैसे आपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर कहाँ कहाँ के बच्चे आए थे पेंटिंग सीखने, आपके वहाँ पे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर उदयपुर के बच्चे भी आए थे, बच्चे शाहपुरा के भी आए थे, नाथद्वारा के भी आए थे, देवगढ़ के भी आए थे। जब इतनी जगह के बच्चे आए थे तो वहाँ पे उनकी पेंटिंग बनाना सीखी। इसी प्रकार से मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी क्या होगा, यहाँ पे भी दूर दूर के बच्चे सीखने आएंगे। तो दूर दूर के कहाँ के आएंगे ये बात कर लेते हैं हम। तो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर एक तो मेरे बच्चे आएंगे जोधपुर के, जोधपुर के बच्चे आएंगे चित्रकारी सीखने। दूसरे आएंगे मेरे बच्चों बीकानेर के, बीकानेर के बच्चे भी यहाँ पे चित्रकारी सीखने आ जाएंगे। तीसरे आ जाएंगे किशनगढ़ के, किशनगढ़ के। चौथे अपने अजमेर के भी आ जाएंगे मेरे मित्रों। ठीक है, पांचवा अपने नागौर के भी आ जाएंगे बच्चों, और छठा अपने सिरोही के भी आ जाएंगे मेरे मित्रों। ठीक है, तो इतनी जगह के बच्चे जो हैं वो सब कहाँ आएंगे, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आएंगे। देखो, मारवाड़ का क्षेत्र है, जोधपुर बिल्कुल टच में है, जोधपुर मारवाड़ के अंदर ही आता है, बीकानेर भी आ जाएगा। अजमेर जो है वो मारवाड़ जोधपुर से टच हो रहा है, पाली जोधपुर इनसे टच हो रहा है, तो अजमेर के तो आएंगे। अब अजमेर में किशनगढ़ है तो वो तो आएंगे। नागौर जो है वो जोधपुर से टच में ही है, तो ये भी आएंगे। ठीक है, ये सिरोही वाले हैं, ये भी आ जाएंगे घूमते फिरते कि यार अपन को पेंटिंग सीखनी है तो यहीं सीखनी है, इसके अलावा कहीं सीखनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर काफी अच्छी पेंटिंग सिखाई जाती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर ये 6 प्रकार की पेंटिंग सिखाई जाएगी 6 जगह पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जोधपुर की। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं जोधपुर शैली। भाई यहाँ पे जोधपुर के अंदर होगा तो क्या सिखाएंगे, जोधपुर शैली सिखाएंगे। जोधपुर के अंदर अगर होगा तो जोधपुर शैली सिखाएंगे, बीकानेर में बीकानेर शैली। ठीक है, किशनगढ़ में किशनगढ़ शैली, अजमेर में अजमेर शैली होगी, अजमेर शैली, और इसी प्रकार नागौर शैली, और यहाँ पे सिरोही शैली। ये
ठीक है भाई, जैसे सीधी सी बात है, जोधपुर के बच्चे मारवाड़ गए, बीकानेर के मारवाड़ गए, किशनगढ़ के गए, अजमेर के गए, नागौर के गए, सिरोही के गए, ये सब क्या जाएंगे मारवाड़, वहां से पेंटिंग सीख के वापस आएंगे, कहाँ आएंगे जोधपुर। तो जोधपुर में आके अब आप थोड़ी सी गणित लगा देंगे तो इनकी शैली बन जाएगी जोधपुर शैली। ये बीकानेर में आके थोड़ी सी गणित लगाई, बीकानेर शैली, किशनगढ़ में आके गणित लगाई, किशनगढ़ शैली, अजमेर में आके गणित लगाई, अजमेर शैली। तो ऐसे सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी शैलियां बनाएंगे। पर ये जितनी भी शैलियां ये बनेगी कहां से, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से, मतलब मारवाड़ से। क्यों? क्योंकि क्या है, सीख के बच्चे कहां से आ रहे सारे, मारवाड़ से। तो ये जितनी भी शैलियां, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर, नागौर, सिरोही, ये जितनी भी शैलियां मेरे बच्चों, ये शैलियां कहां की है, ये सारी की सारी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की ही शैलियां हैं। मतलब मारवाड़ शैली से ही संबंधित सारी की सारी शैलियां हैं। तो मैंने आपको यहां तक बता दिया, आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। इतनी बात कोई पूछेगा नहीं फालतू की, मैंने तो आपको ये केवल अभी नींव रखी है। अब देखो आप, मजे तो अब आएंगे पढ़ने में, मजे तो अब आएंगे पढ़ने में। आप बोलोगे कि सर गजब की बात कर दी आपने आज तो, और क्या बड़ी तरीके से आपने पढ़ा दिया। तो अपन आगे बात करते हैं मेरे बच्चों। उससे पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं, क्योंकि साफ सफाई बहुत जरूरी है आजकल, ठीक है। कोरोना का भी टाइम चल रहा है, तो साफ सफाई ध्यान रखो, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बुखार आ जाएगा, सफाई पर ध्यान नहीं रखोगे तो, और बुखार आ जाएगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और आजकल तो हॉस्पिटल जाने का धर्म ही नहीं है। आप बात समझो भावनाओं को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जोधपुर शैली। पहली बात करते हैं बच्चों जोधपुर शैली। राइटिंग आज मैं थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग भी ध्यान दो कि सर जोधपुर शैली। अब जोधपुर शैली के अंदर क्या है, इधर तो जोध आ रहा है और इधर आ रहा है मारवाड़, जी मारवाड़ दिया, मारवाड़, ठीक है, मारवाड़ है ना। इधर आ रहा है जोध, इधर मार। तो अगर मैं बच्चों एक ऐसे करके एक घोड़ा बनाऊं, ठीक है, और ये घोड़ा है, इस घोड़े से मैं क्या करूं, इस घोड़े से ही मेरे बच्चों, ये जो घोड़ा है, घोड़ा ही दिख रहा है ना, 3 4, ये जो घोड़ा है मेरे बच्चों, इस घोड़े से अगर मैं खेत जुतवाऊं, इस घोड़े से क्या करूं, खेत में जुतवाऊं, ठीक है। तो इस घोड़े से अगर मैं खेत जुतवाऊंगा मेरे बच्चों, तो क्या करूंगा, इसको मारूंगा कि नहीं मारूंगा, मारना तो पड़ेगा सर, बात डाइन है, ठीक है, बिना मारे काम नहीं चलेगा। तो इधर तो घोड़े से खेत जुतवाया जा रहा है, और इस तरफ भी मारना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्या है मेरे बच्चों, एक ये है कुत्ता, क्या है, कुत्ता। इस कुत्ते से भी मेरे बच्चों खेत जुतवाया जा रहा है, तो कुत्ते को भी मारना पड़ेगा। तो खेत जुतवाने से, जोतने से तो मालूम पड़ा अपना जोधपुर, ठीक है। इधर भी जोधपुर, खेत जोत रहे देखो, ठीक है, खेत जोतना कहते हैं ना अपन, तो खेत जोधपुर, ठीक है। जोध इधर दिख रहा है, इधर मतलब अपन ने बात कर दी जोधपुर की, ठीक है। अभी तक खेत जुत रहा है, तो एक तरफ तो मेरे बच्चों घोड़ा है, मेरे बच्चों घोड़ा है, और एक तरफ कुत्ता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जोधपुर शैली में किन जानवरों का उपयोग किया गया, जोधपुर शैली की चित्रकारी में किन जानवरों का उपयोग किया गया, तो आप बोलोगे सर घोड़ा और कुत्ता। ये बात आपके बिल्कुल डन है, ठीक है। आप यही तो बोलोगे कि सर घोड़ा और कुत्ता जोधपुर शैली के अंदर जानवरों का उपयोग किया गया, ठीक है। इधर अब ये जानवरों का उपयोग किया गया, यहां पे बच्चों एक लगा है पेड़, यहां पे एक पेड़ है बच्चों, इस पेड़ में ये डाली है मेरे बच्चों, और इसके अंदर बहुत सारे मेरे बच्चों आम है। क्या है मेरे बच्चों, खूब सारे आम है मेरे बच्चों, दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे ऐसे करके आम है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, आम हैं। तो आम ये हैं, तो ये खेत जोतने वाला जब खेत जोत के थक जाएगा तो ये आम खाएगा कि नहीं खाएगा, हाँ सर, ये खेत जोतने वाला खेत जोत के आम खाएगा। क्यों? क्योंकि थक गया। थक कैसे गया, ये गाय को, ये घोड़े को भी मार रहा है और कुत्ते को भी मार रहा है, और मार मार के इनसे खेत जुतवा रहा है, इसलिए थक गया है, तो अब आम खाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर जोधपुर शैली की जो चित्रकारी होती है उसके अंदर जो पेड़ होता है वो आम का पेड़ होता है। किसका पेड़ होता है? आम का पेड़। ये बात आपकी समझ में आ गई? डन है? आगे बढ़े? ठीक है सर, डन है। तो ये आम का पेड़ होता है। अब ये जो बच्चे आम होते हैं, आम कैसा होता है मेरे बच्चों? आम सर ऐसा होता है, आपने हमको पहली बार जीवन में बना के बताया है, ये है आम। अच्छा, आम का अगर मैं रंग पूछूं मेरे बच्चों, तो आम का रंग कैसा होता है? इसका जो सर रंग होता है गुरुजी, वो होता है पीला, ठीक है। तो पीला रंग होता है, मतलब अब पीला रंग होगा तो आप एक चीज और धारण कर लो, निर्धारित कर लो, निश्चित कर लो कि जोधपुर शैली जो है उसके अंदर जो रंग की प्रधानता होगी वो पीले रंग की प्रधानता होगी, पीला रंग। ये बात आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बता दो कि सर हमारे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। घोड़ा और कुत्ता इसमें जानवर उपयोग करेंगे, आम के तो इसमें पेड़ होंगे, पीला रंग इसके अंदर यूज करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है आपको। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या बच्चों? अगर आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब थोड़ी सी बात आगे करेंगे, ठीक है।
इसी तरह से हम चलते चलेंगे और सारी चीज़ें याद करते चलेंगे। किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा, इस बात के लिए तो आप निश्चित हो जाओ। पर निश्चिंत हो जाओगे आप इस बात के लिए तो आप मुझे भी तो निश्चिंत करो, और मुझे निश्चिंत करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है मेरे बच्चों कि वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब बात करेंगे। तो मेरी बात बताओ बच्चों कि जोधपुर मतलब खेत जोत रहा है, तो खेत जिसके घर में होगा वो आदमी मालदार पार्टी होगी कि नहीं होगी? सर खेत जिसके घर में होगा, जिसके घर में खेत की जुताई होगी, मतलब जिसके घर में खेत जोतेंगे वो कैसा होगा? मालदार होगा या नहीं होगा? मालदार तो होगा सर, उसके पास खूब माल होगा। मतलब कि आप ये बात मान के चलो कि जोधपुर शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव जो हुआ वो राव मालदेव के टाइम पे हुआ। तो क्या कहेंगे अपन? जोधपुर शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव राव मालदेव के समय हुआ। क्यों? क्योंकि देखो जिसके पास खेत है उसका खेत जोता जाएगा, उसके पास तो खूब माल होगा, इसलिए बोला जाता है कि इसी के टाइम पे इसका स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, पर इसका स्वर्ण काल कब रहा? ठीक है, स्वर्ण काल कब रहा? जोधपुर शैली के चित्रों का स्वर्ण काल कब रहा? तो इसका जसवंत सिंह के टाइम पे स्वर्ण काल रहा। कब रहा बच्चों? स्वर्ण काल की बात करें अपन, स्वर्ण काल किस टाइम पे रहेगा? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह इसके टाइम पे क्या है? इसका स्वर्ण काल रहा मेरे बच्चों। ठीक है, एक आदमी था, एक मेरे बच्चों, ये तक कुछ बात डन है आपके। देखो जिसके पास खूब माल होगा वो मालदेव होगा, और मालदेव के टाइम पे क्या होगा? स्वतंत्र प्रादुर्भाव होगा। मतलब इस टाइम से खूब इस पेंटिंग का, जोधपुर शैली की पेंटिंग का बनाना चालू हो जाएगा। और जोधपुर शैली का गोल्डन टाइम जो होगा वो गोल्डन टाइम कब होगा? जसवंत सिंह के टाइम पे होगा। मतलब जसवंत सिंह के टाइम पे सबसे ज्यादा जोधपुर शैली के चित्र बनाए जाएंगे। इस बात को आप निश्चित करके बैठो। एक आदमी था बच्चों, एक आदमी था, ये आदमी था, ठीक है, ये राजा ही था, ध्यान रखना है ना, ये जो राजा ही था, ये था राजा। तो इसको क्या है, इसके एक गुरु हैं, ठीक है, उन गुरु ने क्या कहा? उन गुरु ने कहा कि भाई तू मेरी बात मान। ये जो गुरु हैं, ये गुरु ने क्या कहा? तू मेरी बात मान। ये क्या है? बात मानेंगे। ठीक है, और बात क्या मानेंगे? ये इसने कहा कि भाई तू मेरी बात मान और मुझे अपना नाथ बना ले। क्या बना ले? अपना नाथ। ठीक है, तो मान जो है ये मानेगा और इसको क्या मानेगा? नाथ। ठीक है, तो ये है मानसिंह, है ना। और ये मानसिंह जो था, मानसिंह ने क्या करा बच्चों? नाथ संप्रदाय, नाथ जो संप्रदाय है, संप्रदाय, नाथ संप्रदाय को प्रचारित किया। नाथ संप्रदाय को प्रचारित किया। और नाथ संप्रदाय को प्रचारित कब करेगा आदमी? जब ये इनकी बात मान लेगा, नाथों की। ठीक है, तो ये बात मान गया मानसिंह और नाथ की बात मान गया, और नाथ संप्रदाय को क्या अब प्रचारित करेगा? क्यों प्रचारित करेगा? क्योंकि ये इसकी शिक्षा लेगा नाथों की, और यहाँ पे शिक्षा लेने के बाद इसका प्रचार करेगा। तो प्रचार कैसे करेगा? चित्र बना करेगा, पक्का है। तो मानसिंह के टाइम पे भी चित्र बनाए गए, किसके? नाथ संप्रदाय के। ठीक है, क्योंकि इसने नाथ संप्रदाय को माना, तो मानसिंह के टाइम पे नाथ संप्रदाय के चित्रण बने। नाथ संप्रदाय के चित्र बने किसके टाइम पे? मानसिंह के टाइम पे। अब चित्र कौन कौन से? भाई चित्र कौन कौन से होंगे? एक तो भगवान शिव के होंगे। भाई नाथ लोग क्या होते हैं? भगवान शिव को मानते। ठीक है, भगवान शिव के। नाथ मुनि के होंगे, गोरखनाथ के होंगे। नाथ मुनि के चित्र एक किसके होंगे? गोरखनाथ के होंगे। ठीक है, नाथ मुनि के भी चित्र होंगे, गोरखनाथ के भी होंगे, जलंधर नाथ के भी होंगे, और है ना, जलंधर नाथ के भी होंगे, जालंधर नाथ। क्योंकि उन्होंने क्या बोला? हमको नाथ मान। तो इधर जलंधर नाथ भी होंगे, गोरखनाथ भी होंगे, और नाथ होंगे तो नाथ मुनि के तो होंगे जो मुनि बैठे हुए थे वहां पे, और भगवान शंकर को मानते हैं तो भगवान शंकर के तो होंगे। इस तरह से ये सारे चित्र होंगे। किसके टाइम पे होंगे? मानसिंह के टाइम पे। तो मानसिंह ने क्या? नाथ संप्रदाय को मतलब काफी प्रचारित किया, और इसलिए यहाँ पे जोधपुर के अंदर महामंदिर में भी, यहाँ पे जोधपुर है वहां पे महामंदिर है। कहाँ पे है? जोधपुर। जोधपुर में क्या है? महामंदिर। महामंदिर, यहाँ महामंदिर में क्या है? भित्ति चित्र बने हुए बच्चों, भित्ति चित्र नाथ संप्रदाय के। ठीक है, नाथ संप्रदाय के भित्ति चित्र यहाँ पे कहाँ बने हुए? जोधपुर के अंदर। ठीक है, अब ये मानसिंह तक की बात थी। तो अपन बात कर चुके हैं पहले कि जिसके पास माल होगा वही खेत जुतवाएगा। तो इसका मतलब जोधपुर के अंदर जो प्रादुर्भाव हुआ स्वतंत्र, वो हुआ आपका मालदेव के टाइम पे। ठीक है, जसवंत सिंह के टाइम पे क्या हुआ? गोल्डन टाइम पीरियड चला। इस टाइम पे क्या है? खूब सारे चित्र बने। और अगर हम बात करें कि मानसिंह की, तो मानसिंह क्या है? नाथ संप्रदाय से काफी उसने शिक्षा ली, और शिक्षा लेने के बाद इन्होंने भगवान शंकर के, शिव जी के, नाथ मुनि के, जलंधर नाथ के, गोरखनाथ के, और ये अपना जो महामंदिर है यहाँ पे भी भित्ति चित्रों का बनवाया। अब चित्र जब बनवाएगा मेरे बच्चों, तो इसका मतलब जो चित्र बनेंगे वो चित्रकार तो बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो बोल देगा चित्र बना दो, पर चित्र बना दो तो कौन बनाएगा? चित्रकारी तो बनाएंगे। ऐसे हवा में तो चित्र बनने वाली नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो देखो जो चित्रकार होंगे तो वो क्या होंगे? बड़े वीर होंगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने एक बात डन की गई है कि देखो तुम चित्र तो बनाओगे,
पर तुम चित्र बनाओगे तो हम पीछे से तुमको मारते रहेंगे, ठीक है, हम पीछे से तुमको मारते रहेंगे और मार खाते खाते तुमको क्या करना है, चित्र बनाना है। तो ऐसा चित्र जो मार खाते खाते बनाएगा आदमी, देखो ट्रेन आ गई आप सबके चक्कर में, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेन आ चुकी मेरे बच्चों, और ट्रेन इसलिए आई है क्योंकि ट्रेन नहीं आएगी तो सारा सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सारा सामान जो भी होता है परचून का या फिर गाड़ी घोड़े तांगे जो भी होते हैं, जो भी हमारे यूजफुल आइटम होते हैं, वो सब ट्रेन के माध्यम से बड़े आसानी से आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेन के साधन के द्वारा कम खर्चे में हमारे पास सामान उपलब्ध हो जाते हैं। यदि यही ट्रक के माध्यम से आए तो खर्चा बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए ट्रेन हमेशा आती है और फिर चली जाती है। तो ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि अभी ट्रेन आ गई है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आवाज आएगी ट्रेन की, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बातें कर ली। अब हम बात करते हैं चित्रकार पे। तो चित्रकारों के सामने एक बात रखी गई, चित्रकारों के सामने क्या बात रखी गई कि भाई हम तुमको पीछे से मारेंगे और तुम्हें क्या करना है, आगे चित्र बनाना है, ठीक है। तो एक चित्रकार था, वो बड़ा वीर था, ठीक है। उसने बोला ठीक है साहब आप एक काम करना कि मारना, तो बोले बेटा हम तुमको ऐसे नहीं मारेंगे, चित्रकारों तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, हमको तुमको लात गुल से या बेल्ट और सोटे से नहीं मारेंगे, हम तुमको मारेंगे पत्थर से, भाटे खींच खींच के मारेंगे तुम पे, ठीक है। तो भाटे से मारेंगे और तुमको चित्रकार बनाना है। अब बनाओगे चित्र, तो बोले हमको मिलेगा क्या, बोले मिलने में तो तू जो मांगेगा सब मिल जाएगा तेरे को, पर तू चित्र बनाएगा क्या। तो इसने बोला यार भाटे खा लेंगे, कोई बात नहीं, चित्र तो बनाए, ठीक है, अपने को अच्छा से कुछ मिल जाएगा तो अपन कर देगा हम। तो फिर इन्होंने भाटे खाने का डन कर लिया। भाटा मतलब जानते हैं ना, पत्थर खूब भाटे उठा के मारो, ठीक है। तो भाटा खाना इन्होंने डन कर लिया और ये अब भाटे खाते हुए चित्र बनाएंगे। तो बच्चों वीर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो एक चित्रकार है मेरे बच्चों, वो है वीर जी भाटी। चित्रकार कौन है, वो है मेरे बच्चों वीर जी भाटी। ये वीर जी भाटी क्यों वीर है, क्योंकि ये खूब भाटे खा रहा है, पीछे से इसको भाटे मार रहे हैं, ठीक है। अब ये वीर जी भाटी जब भाटे खा रहा है, अचानक से क्या हुआ, ये चित्र बनाना था, ऊपर से ये यहाँ पे खड़ा होकर चित्र बना रहा है, ठीक है। इस जगह पे ऊपर से क्या है, ये छज्जा था, तो ये छज्जा इसके ऊपर गिर गया, किसके ऊपर, वीर जी भाटी के ऊपर गिर गया छज्जा। ये तो इधर पेंटिंग बना रहा है और इधर क्या है, वीर जी भाटी पे क्या गिर गया, छज्जा। तो ये एक आ गया छज्जू भाटी, छज्जू भाटी, ठीक है। वीर जी भाटी पे क्या गिर गया, छज्जा गिर गया। तो दूसरा चित्रकार कौन हो गया मेरे बच्चों, वो हो गया छज्जू भाटी, ठीक है। अब छज्जू भाटी जो हो जाएगा चित्रकार, तो अब वीर जी भाटी क्या मर जाएगा क्या, हाँ सर ये मर जाएगा। तो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोले सर हो जाएगा अमर। तो अमर भाटी, ठीक है, अमर भाटी, ठीक है। ये अमरदास भाटी इसका नाम था, अमरदास भाटी, तो अमरदास, ठीक है। तो ये अमर हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई फिर वापस किसी को खड़ा करेंगे, फिर किसी को खड़ा करेंगे, उसको बोलेंगे तू भरपेट दाना पानी खा ले, क्या खा ले, भरपेट दाना खा ले। क्यों, क्योंकि क्या पता तू भी वीर जी भाटी की तरह शहीद हो जाए और अमर हो जाए, तो इसलिए भरपेट दाना खा ले। तो फिर आदमी दाना खाएगा, तो एक चित्रकार हो गया मेरे बच्चों दाना, ठीक है। फिर उसको क्या करा, पेंटिंग बनाने के लिए पीछे से खूब बाटे मार रहे हैं, तो ये वीर ये भी कहलाएगा, तो फिर वीर जी भाटी, फिर ऊपर छज्जा गिरेगा तो छज्जू भाटी, नीचे मर जाएगा अमर हो जाएगा तो अमर सिंह भाटी। अब ये सारी चीजें ऊपर से बैठे बैठे कौन देख रहे हैं, ये सारी चीजें बैठे बैठे देख रहे हैं अपने त्रिकालदर्शी। कौन है त्रिकालदर्शी, ये हैं अपने शंकर भगवान। ये शंकर जी जो हैं, ये शंकर जी ये सारी की सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। और ये शंकर जी क्या है, ये सारी सारी चीज देख रहे हैं, तो ये नारायण को बुलाएंगे, किसको, नारायण को। नारायण जानते हो ना आप, नारायण नारायण, ठीक है। तो ये नारायण को बुलाएंगे और नारायण जी अब आएंगे हाथ में अपना तंबूरा लिए हुए और हाथ में नारायण नारायण करते आएंगे और नारायण जी शंकर जी से बोलेंगे, ये नारायण जी हैं, ठीक है, नारायण। तो नारायण जी अब क्या बोलेंगे शंकर जी से कि शंकर जी आपने क्यों बुलाया, ठीक है। तो बोले एक काम कर यार, किशन भगवान को बुला के ला। किसको बुला के ला, किशन को बुला के ला। तो ये किशन अपने सामने आ जाएंगे, ठीक है, किशन भगवान अपने सामने आ जाएंगे, ठीक है। किशन भगवान अपने सामने यहाँ पे बांसुरी बजाते हुए किशन भगवान आ जाएंगे। किशन भगवान बोलेंगे कि शंकर जी आपने याद किया, बताओ क्या रीजन है। तो बोले ये किशन है, ध्यान रखना किशन, ठीक है। अब शंकर जी बोलेंगे कि यार देख किशन, देख नारायण, नीचे एक वीर है, उसको दाना खिला के ऊपर से छज्जे गिरा रहे हैं और उसको बाद में मर जाता है तो अमर हो जाता है, और उसके साथ दिक्कत ये है कि उसको क्या कर रहे हैं, उसको खूब भाटे और मार रहे हैं, ठीक है। तो भाटे और मार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या करेंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आएंगे तब तक क्या होगा, इसके ऊपर छज्जा गिर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो अब शंकर भगवान अपनी क्या करेंगे, बबूत लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। शंकर भगवान क्या करेंगे, इस पे ये जब लेटा होगा ना ऐसे करके, भाई अब तो ये मर गया, ठीक है। और मरने के बाद क्या है, शंकर भगवान इसके ऊपर अपनी बबूत लगाएंगे, बबूत, बबूत, ठीक है, बबूत लगाएंगे। तो ये बबूत लगाया तो वापस ठीक हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये वापस से चित्र बनाएगा, इसके बाद फिर से पीछे से पत्थर मारेंगे और फिर ये वापस गिरेगा। शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, नारायण वापस आएंगे, फिर बबूत लगाएंगे, फिर जिंदा कर देंगे। फिर इस तरह से क्या है, ये मारवाड़ शैली के चित्र बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह यह आदमी जीत जाएगा, यह आदमी क्या हो जाएगा, जीत जाएगा इस चित्र बनाने की प्रतियोगिता को, ठीक है। ये जीत जाएगा आदमी। तो इससे हमारे पास सारे चित्रकारों के नाम आ गए। देखो ये कौन से हैं, वीर जी भाटी, छज्जू भाटी, दाना, अमरदास, ठीक है। ये इधर है नारायण दास, इस तरफ आ जाएगा शंकर दास,
इधर किशनदास, ठीक है, इधर जीत भाटी, भभूत भाटी। तो ये सारे के सारे जो हैं अपने पास क्या हो जाएंगे, चित्रकार सामने आ जाएंगे। तो और इनमें सब में क्या है, भाटे मार रहे हैं, तो इसलिए ये सारे के सारे। और ये देखो सारे मैंने चित्र बनाए, ये किस रंग के मार्कर से बनाए, मैंने कोई लाल या हरा और नीला और कोई पीला यूज किया है क्या? नहीं सर, आपने काले रंग का बात की है, तो इसलिए ये कालू भाटी, कालू, ठीक है। तो एक है कालूराम भाटी, क्या है, कालूराम, तो कालूराम भाटी। अब इधर देखो काम क्या चल रहा है, कुल मिला के कितने हो गए चित्रकार? चित्रकार में आ गया एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। बात आपकी बट डन है कि क्या, कि भाई एक वीर है जिसको पीछे से बाटे मार रहे हैं, वो पेंटिंग बना रहा है, ऊपर से गिर गया छज्जा, ऊपर से गिर गया छज्जा, वो हो गया अमर, ठीक है। शंकर भगवान ने देखा उसको क्या, फिर दाने खाने को दिए गए। शंकर भगवान ने ऊपर से देखा, नारायण को बुलाया, किशन को बुलाया कि भाई इधर काम बिगड़ रहा है, तो फिर नीचे गए, वो अमर हुआ, तो उस पर बबूत लगाई, वो फिर से जिंदा हो गया, वो जीत गया। ये सारा कार्यक्रम हुआ काले रंग के मार्बल से, इसलिए कालूराम भी एक आपका बन गया चित्रकार। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे चित्रकारों के नाम सामने आ गए। और क्योंकि इनको मार रहे हैं तो ये मारवाड़ से रिलेटेड चित्रकार हैं, और क्योंकि इनको भाटे मार रहे हैं तो ये भाटी हैं, और मारवाड़ चित्रशैली में अधिकांश चित्र भाटियों ने बनाए। क्या लिखेंगे, मारवाड़ चित्र शैली में अधिकांश चित्र भाटियों ने बनाए। अब बच्चों मैंने ये आपको इस तरह से बताया, इस तरह से बनाने का एक ही रीजन हो सकता है, इस तरह से बताने का एक ही रीजन हो सकता है। रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा मेरे बच्चों कि आपको अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाटी कहां पे काम कर रहे हैं। मारवाड़ के अंदर मारवाड़ मार पड़ रही है, भाटे की भाटी भी कर रहे हैं, और सारी जब मैंने स्टोरी बताई तो सारे चित्र आपके सामने निकल के आए, तो आपको ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो इसी तरह का कोई नाम दूसरी चित्रशैलियां भी आ जाएगा, तो आपको वहां पे ये याद आ जाएगा कि वो मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, हाड़ौती का है, डुंडाड़ का है, कौन सी चित्रशैली का है, आपको सब याद आ जाएगा। तो इसलिए यहां से मार से आपको ये सारे के सारे चित्र याद आ जाएंगे, और आपको सारे चित्रकारों के नाम भी याद आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है वीरजी भाटी, ठीक है, वीरजी भाटी है, तो वीरजी भाटी क्या करता था, जब भी चित्र बनाता था उस समय राग गाता था, ठीक है, कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, ठीक है। तो ये राग गाएगा, कौन गाएगा, वीरजी भाटी। ये क्या गाएगा, राग। और राग क्यों गाएगा, तू चीज बड़ी मस्त मस्त, ये एक लड़की को देखेगा, इधर इस लड़की को ये देखेगा, और इस लड़की को देख के ये गाएगा तू चीज बड़ी मस्त मस्त, और इस लड़की का नाम है माला, ठीक है। और ये फिर बाद में गाने गाते गाते इसको क्या कर लेगा, सेट कर लेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो रागमाला सेट जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो बनाया गया है मेरे बच्चों वीरजी भाटी द्वारा, ठीक है। देखो हाथ ऊपर करके खड़ा है कि भैया मैंने किया, जो कुछ किया जाए, तो इसलिए रागमाला सेट जो है, रागमाला सेट वीरजी भाटी के द्वारा बनाया गया। रागमाला सेट वीरजी भाटी के द्वारा चित्रित किया गया, चित्रित किया गया, ठीक है। रागमाला सेट वीरजी भाटी के द्वारा चित्रित किया गया। तो ये अपने पास सारे के सारे चित्रकार हो गए। अब हम चित्रों की बात कर लेते हैं कि चित्र कौन कौन से हैं। भाई चित्रों की बात करेंगे, चित्रकार की बात कर ली, तो आप चित्रों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चित्र हैं। आओ बात करते हैं कि सर कौन कौन से चित्र हैं। अब देखो बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, प्लीज शेयर कर दो, और प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको मारवाड़ शैली से संबंधित जितने भी चित्रकार हैं सब कुछ याद कर चुका हूँ, और जो बच्चे कुछ हैं वो अपन अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी अपना टॉपिक तो कंप्लीट हुआ नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको सारे के सारे याद करा दूंगा। आप तो बस पढ़ते रहो, बने रहो, वीडियो में लगे रहो, नोट्स बनाते रहो, मजे आने वाले जोरदार तरीके से। तो अब चित्र की बात करते हैं। तो एक तो हो गया मेरा बच्चों ढोला मारू। देखो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ढोला मारू जो है बहुत प्रसिद्ध है, तो एक तो हो गया ढोला मारू, ठीक है। दूसरा हो गया वेली किशन रुक्मणी, ठीक है, ये भी मारवाड़ क्षेत्र का है, ठीक है। फिर बिलावल रागिनी, लिखते जाता हूं। पहला हो गया मेरे बच्चों ढोला मारू, दूसरा हो गया वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी, ठीक है। एक हो गया अपने पास बिलावल रागिनी, बिलावल रागिनी, ठीक है। एक हो गया सुर्ख सागर, और एक हो जाएगा दुर्गा सप्तदशी, सुर सागर, एक हो जाएगा दुर्गा सप्तदशी, ठीक है। एक होगा दुर्गा सप्तशती, शती होगा शायद, हाँ सप्तदशी या सप्तशती, सप्तशती, ठीक है। फिर होगा आपका रसिक प्रिया, एक हो जाएगा नाथ चरित्र,
फिर आ जाएगा डोला मरवाड़ी बात, ठीक है, डोला मरवाड़ी बात, ठीक है। नाथ चरित्र और रसिक प्रिया, नाथ चरित्र और हो जाएगा रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका ये क्या कहते हैं इसको, पंचतंत्र, एक हो जाएगा आपका पंचतंत्र, पंचतंत्र, एक हो जाएगा आपका काम सूत्र, काम सूत्र। अब आप बोलोगे गुरुजी या तो आपने खूब सारे लिख दिए, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सब मारवाड़ शैली जोधपुर शैली से संबंधित चित्र हैं या नहीं है, ठीक है। तो मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली से संबंधित चित्र है या नहीं है, ये इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये देखो इधर तो डोला मारू में तो मारू दिख रहा है, तो इसका मतलब ये तो है मारवाड़ शैली का। बात यहां तक डन है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है सर, ठीक है। देखो इधर दिख रहा है किशन, तो किशन भी कहां पे आए थे, किशन भगवान जब आए थे, जब नारायण भगवान ने और शंकर भगवान ने किशन भगवान को कॉल करके बुलाया था, तो इधर किशन भगवान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी मारवाड़ से संबंधित बात है, वेली किशन रुक्मणी री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो उधर क्या था, उधर आदमी था वीर जी भाटी, तो वीर जी भाटी ने क्या किया था, वीर जी भाटी ने राग गाया था, ठीक है, राग गाया था और माला को सेट कर लिया था, रागमाला सेट उसने बनाया था चित्र। तो इधर भी रागिनी दिख रहा, देखो रागिनी, तो इधर भी क्या है आपके सामने मारवाड़, ठीक है। अब देखो सुरसागर, ये एक कोई सागर है मेरे बच्चों, इस सागर के अंदर क्या है, जब आप भाटा मारोगे, इसमें क्या है भाटा मारोगे, ठीक है, भाटा मारोगे, भाटा मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है, पत्थर जब आप मारोगे तो इधर से सुर निकलेंगे, और मारने का मतलब क्या होता है, मारवाड़, मारवाड़ होता है कि नहीं होता, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। दुर्गा सप्तदशी, देखो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर क्या है, गरबे बहुत फेमस है मेरे बच्चों, गरबे बहुत फेमस है। तो गरबा कहां पे फेमस है, मारवाड़ के अंदर, और मारवाड़ में गरबे फेमस है, तो दुर्गा जी आएंगी कि नहीं आएगी गरबे में, आएंगी सर, ठीक है। इधर यहाँ पे फिर उधर डोला मारू था, इधर डोला मरवाड़ी बात, तो ये भी आपको सब बात डन हो गई, आपने बोला सर ये बात सही है, ठीक है। एक हमारा था नाथ, नाथ वाली बात जो चली थी, तो हमारी बात चली थी कि मान मेरी बात मैं हूं तेरा नाथ, ठीक है। तो मान सिंह के टाइम पे सारा के सारा खेल हो रहा था भाई, मान सिंह के टाइम पे क्या हो रहा था, सारा के सारा खेल हो रहा था, उसने क्या करा था, नाथ मुनियों का चित्र बनवाया था, ठीक है, गोरखनाथ का चित्र बनवाया था। तो ये जब नाथ की बात कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे क्या है, मारवाड़। फिर रसिक प्रिया, ये प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया तुम सा नहीं कोई प्रिया, ये वही वाली प्रिया है मेरे बच्चों। और ये प्रिया जब रस में डूब गई प्यार के, तो प्यार के रस में डूबेगी, तो इसके घर वाले इसको खूब मारेंगे कि नहीं मारेंगे, हाँ सर खूब मार पड़ेगी इस प्रिया को। तो ये बात यहाँ पे डन है। और अगर ये काम होगा मेरे बच्चों, ये वाला काम अगर होगा, तो फिर इसका मतलब क्या है, घर में खूब मार पड़ेगी, तो ये भी खूब मार पड़ रही है, तो ये काम भी नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मार पड़ती है। और अगर आप तंत्र विद्या सीख रहे हो और किसी पे क्या है पंचतंत्र कर रहे हो, मतलब किसी के ऊपर तंत्र मंत्र मार रहे हो और तंत्र मंत्र मार के उसको अपने कब्जे में कर रहे हो, तो फिर आपको मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी, हाँ सर पड़ेगी। तो ये भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं मेरे बच्चों, ये सब मारवाड़ के अंदर आ रहे हैं। तो आपको डोला मारू मारू में मार दिख रहा है, आपको किसान ऊपर से आए थे, आपको मालूम है राग वो गा रहा था, ठीक है, तो आपको मालूम है सागर में भाटे फेंकोगे, तो भाटे में फेंकोगे तो भाटा दिख गया आपको। तो पहली बात तो सीधी सी बात है, भाटी जो है वो कहां पे दिख रहे हैं आपको, आपको जोधपुर में दिख रहे हैं, तो वो तो पहली बात डन है। फिर भी अगर आपको नहीं, तो फिर क्या होगा भाई, आप मार रहे हो पत्थर की, तो इसलिए मारवाड़ के अंदर दुर्गा माता गरबे के अंदर आती है, ठीक है, तो इसलिए दुर्गा माता गरबे में आएगी। और गरबा जोधपुर का फेमस है, मारवाड़ क्षेत्र के गरबे फेमस है। डोला, डोला उधर भी है, डोला इधर भी है। नाथ, मान मेरी बात मैं हूं तेरा नाथ, तो मान सिंह वाली खेल में नाथ जी आते हैं। और जोधपुर के अंदर यहाँ पे महामंदिर भी है, जो जिसमें क्या है भित्ति चित्र बने हुए। रसिक प्रिया खूब प्रेम के रस में अगर डूबेगी, तो ओ प्रिया आज तेरी खैर नहीं प्रिया, तो खूब मार पड़ेगी इसको। और पंचतंत्र, अगर किसी पे तंत्र टोटका करोगे आप, तो आपको फिर मारेंगे लोग पकड़ के। और फिर अगर आपने काम वाला काम किया, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए आपके सामने ये मालूम पड़ गया कि मारवाड़ से संबंधित कौन कौन से चित्र हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरे बच्चों बता दो। तो यहां तक अपनी बात बिल्कुल आप समझ चुके हो कि मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन से चित्र ये हैं। तो आपको ये चित्र दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये चित्र किस शैली से संबंधित है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मारवाड़ शैली से संबंधित है। अब देखो इसके अंदर आदमी और औरतों के चित्र बनेंगे, आदमी और औरत के चित्र बनेंगे, सीधी सी बात है। मैंने आपको चित्र कहां से बनना स्टार्ट हुआ है तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो इधर आदमी और औरत के चित्र बनेंगे। तो आदमी जो होंगे मेरे बच्चों, उसका लंबा तो कद होगा, बड़ी आंखें होगी और घनी दाढ़ी मूंछ होगी, ठीक है, गठीला बदन होगा और मोतियों की माला पहना होगा और पगड़ी होगी। और पगड़ी पे क्या होगा, कलंगी होगी, ठीक है। और क्या होगा, सफेद गोल पाजामा पहनेगा, जामा जिसे कहते हैं, ठीक है। और हाथ में ढाल और तलवार होगी। तो अगर मैं आदमी बढ़ाऊं इनका, तो एक तो आदमी कैसा होगा, आदमी ऐसा होगा मेरे बच्चों, बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है, ये इस तरह का आदमी होगा मेरे बच्चों, ये, ठीक है। और ये इस पे पगड़ी पहना होगा ऐसे करके, ऐसे करके क्या पगड़ी पहना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऐसे करके, और इसकी जो घड़ी घड़ी दाढ़ी मुच्छा होगी,
दाढ़ी मुच्छे कैसी होगी इसकी? घनी होगी सर, आपने सही बात कही। तो ये दाढ़ी मुच्छे घनी होगी, ठीक है। इस पे कलंगी बंदी होगी, तो ये कलंगी, इस पगड़ी पहना होगा, घनी दाढ़ी मूछ, घनी दाढ़ी मूछ वाला होगा, ठीक है। ये हाथ में अगर बात करें मेरे बच्चों, तो हाथ की अगर बात करें मेरे मित्रों, तो हाथ में क्या होगा? ये ऐसे करके ढाल होगी, एक तो ये होगी ढाल, ठीक है। ऐसे करके ढाल ऐसी होती है, मेरे को तो आती नहीं बनाना है ढाल, तो पहली बार ही बना रहा हूँ यार। ये ऐसे करके ढाल होगी, ठीक है। और ये होगी हाथ में तलवार, क्या होगी? तलवार। तो हाथ में तलवार और क्या होगी? ढाल होगी। ऐसे गठीला शरीर होगा, हाइट में लंबा होगा, ठीक है। ऐसे करके सफेद रंग का जामा पहना होगा, हाइट में सफेद जामा, सफेद जामा, गठीला शरीर, गठीला शरीर, लंबा कद दिख रहा है आपको, लंबा कद। तो ये इस तरह का जो होगा मारवाड़ मतलब जोधपुर शैली के चित्र में पुरुष की जो तस्वीर होगी, ठीक है। तो ये जोधपुर शैली का चित्र है, जोधपुर शैली, उसके अंदर पुरुष की तस्वीर कैसे होगी? पुरुष की तस्वीर ऐसी होगी। बात डन है आपके? अब ऐसी नहीं होगी कुल मिला के, पर मैंने आपको बता के बताया कि भाई इस तरह का होगा कि उसके सर पे पगड़ी होगी और वहां पे क्या होगी? कलमी होगी, जिसे कलंगी भी कहते हैं, ठीक है। फिर दाढ़ी मूछ होगी घनी, ठीक है। और आंखें बड़ी बड़ी होगी, देख ली बड़ी आंखें, हाथ में तलवार उधर ढाल होगी, लंबा कद होगा, गठीला शरीर होगा, सफेद जामा पहना होगा। तो इस तरह का क्या होगा? आदमी जोधपुर शैली के अंदर होगा। अगर स्त्रियों की बात करो बच्चों, तो एक तो मध्यम कद होगा, ठीक है। और ठेठ राजस्थानी लहंगा पहनी होगी, लहंगे पे क्या होगी? फुदने होंगे, ठीक है। और लंबी उंगलियां, लंबी होगी और पतली उंगलियां होगी, लंबी और पतली उंगलियां होगी, ठीक है। और बादाम जैसी आंखें होगी मेरे बच्चों, बादाम जैसी होती है ना, फोड़ दो एकदम से मस्त निकलती है, वैसी आंखें होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्त्रियों के अंदर बातें होगी, ये सारी की सारी खूबियां होगी। तो आओ स्त्री बना के देख लें एक बार, तो आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि सर आपने जो बात बताई वो हमारे समझ में आ गई। क्योंकि देखो चित्रकारी की बात है तो चित्र तो अपन को बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? जहाँ चित्रकारी की बात नहीं होती वहां अपन चित्र बनाते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ तो चित्रकारी की बात है, करनी पड़ेगी रे, समझा करो बात को, ठीक है। तो ये ऐसे करके स्त्रियां होगी मेरे बच्चों, ठीक है। ये मध्यम कद की होगी मेरे बच्चों, ध्यान देना। ये कैसी होगी? मध्यम कद की होगी। और ऐसे करके इनका यहाँ तक का जो होगा घाघरा होगा, लहंगा, और इतनी सी जगह में पैर होगा इनका। तो ठेठ घाघरा, ठेठ ठटेरा वाला ठेठ, ठेठ लहंगा, लहंगा पहनेगी, ठीक है। और ये जो इनकी आंखें होगी मेरे बच्चों, ये आंखें है जो, ये आंखें कैसी होगी? बादाम के जैसी, बादाम जैसी आंखें, बादाम की जैसी इनकी क्या होगी? आंखें होगी, ठीक है। अब ये जो इनके हाथ होंगे और हाथों में जो उंगलियां होंगी वो ऐसी ऐसी लंबी लंबी उंगलियां होंगी, पतली और लंबी, पतली और लंबी उंगली होगी, पतली लंबी उंगली होगी, ठीक है। पतली और लंबी उंगली होगी। ये जो घाघरा होगा जिसे लहंगा कहेंगे, इसमें क्या ऐसे ऐसे करके फुंदे लटके होंगे, ऐसे ऐसे करके क्या होंगे? फुंदे लटके होंगे। और ये लाल और पीले रंग के फुंदे होंगे, लाल पीले रंग के फुंदे, लाल और पीले रंग के फुंदे होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। और औरत का जो बदन होगा वो भी कैसा होगा? वो भी होगा गठीला। कैसा होगा? गठीला बदन, गठीला बदन, ठीक है। जब पुरुष का गठीला होगा तो औरत का तो हो गई होगा, ठीक है, बराबर की होनी चाहिए, तो गठीला बदन। और हाइट कैसी होगी इसकी? हाइट देखो तो ये मध्यम, मध्यम कद की होगी, मध्यम कद मतलब मध्यम कद वाली औरत होगी, ध्यान रखना। तो अपन ने बात कर ली यहाँ पे किसकी? जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में हमने चित्रकारों के भी नाम याद कर लिए, जोधपुर शैली में कौन कौन से चित्र हैं वो सारे चित्र भी हमने देख लिए, ठीक है। और औरत कैसी होती है, इसके अंदर आदमी कैसे होते हैं, ये भी हमने बात कर ली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जोधपुर शैली से संबंधित सारी बातें कर ली है, और कलर भी बात कर ली हमने, और जानवर भी बात कर लिए हमने। तो जोधपुर शैली से संबंधित हमने सारी बातें मैंने कर ली, और जोधपुर शैली आती है मारवाड़ के अंतर्गत, ठीक है। अब मारवाड़ के अंतर्गत दूसरी एक और शैली आएगी, वो है बीकानेर शैली। कौन सी है? बीकानेर शैली। मारवाड़ के अंतर्गत कौन सी आएगी? बीकानेर शैली। अब ये जो बीकानेर शैली आई है, तो ये बीकानेर शहर बसेगा, बीकानेर जब बसेगा जब ही बीकानेर शैली होगी। अब देखो बीकानेर कैसे बच रहा है, बीकानेर ऐसे बस रहा है मेरे बच्चों कि जोधपुर का राजा था रावजोधा, रावजोधा का लड़का था बीका, तो बीका ने क्या बसाया? बीकानेर, ठीक है। तो इसलिए ये कहां से आया था? बीका, बीका तो आया तो जोधपुर से था ना भाई बच्चों मेरे, आया कहां से? जोधपुर से। तो इसका मतलब बीकानेर पे जोधपुर की छवि तो रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ सर बिल्कुल, जोधपुर शैली का कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है? मुगल आ गए थे जोधपुर शैली या बीकानेर शैली पे, क्या है? मुगल आ गए थे, तो यहाँ पे मुगलों का प्रभाव ही पड़ेगा। तो प्रभाव अगर बात करें बीकानेर शैली पे तो किसका है? प्रभाव की बात करें
तो एक तो है मुगल, क्योंकि मुगल आ चुके थे, मुगल, तो मुगलों का प्रभाव पड़ेगा एक तो, जोधपुर वालों का ही पड़ेगा। ठीक है, देखो मुगल आ गए, तो मुगल कैसे आए बच्चों, मुगल ऐसे आए, अभी मैं बताता हूं मुगल कैसे आए। मुगल देखो पहले क्या था कि आप जानते हो कि उस्ता कला का नाम सुना होगा आपने। उस्ता क्या होता है, ऊंट के जो बाल होते हैं उनको काट के वहां पे क्या है, फूलों की अलग अलग तरह की डिजाइन बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उस्ता कला। और उस्ता कला क्या है, वो लाहौर मतलब पाकिस्तान के अंदर जो एरिया था, मतलब मुसलमान जो एरिया था वहां पे ये उस्ता कला लोग जानते थे। तो वहां से उस्ता कला वाले जो उस्ताद थे, चित्रकार थे, वो कहां पे आ गए, बीकानेर आ गए। और बीकानेर में आके क्योंकि उन्होंने देखा, क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे भी ऊंट खूब सारे, ठीक है, तो अपन तो काम, अपना काम धंधा यहाँ पे चल जाएगा। तो लाहौर से उठ के आगे कहां पे, बीकानेर, यहाँ पे अपना काम धंधा चलाने आ गए। तो यहाँ पे कुछ 4 पैसे कमाने आ गए, 4 पैसे कमाने तो आदमी दूर दूर चला जाता, तो वो लाहौर से यहाँ आ गए थे। तो इसका मतलब वो मुगल कालीन जो भी सभ्यता थी चित्रकारी वाली, वो यहाँ लेके आएंगे नहीं, आएंगे, आएंगे, डन है। तो इसलिए मुगलों का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ा, यहाँ की पेंटिंग पे, यहाँ पे चित्रकारी पे। ठीक है, तो देखो अगर प्रादुर्भाव कहो, अगर प्रादुर्भाव तो राव बीका के समय हुआ, ठीक है, पर विकास जो हुआ इसका वो महाराजा अनूप सिंह के टाइम पे हुआ। ठीक है, तो अगर शुरुआत की बात करो, अगर शुरुआत तो हुआ राव बीका के टाइम पे, राव बीका। ठीक है, ये कहां से आया था, जोधपुर से आया था। इसके पिताजी का नाम था राव जोधा, जोधपुर से आए। राव जोधा का लड़का बीका, उसने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर की स्थापना की और बीकानेर नगर बसाया। और यहाँ पे फिर क्या है, पेंटिंग की शुरुआत हुई। तो पेंटिंग की शुरुआत इसके टाइम पे हो गई, तो शुरुआत तो इसके टाइम पे, ठीक है। पर बाद में आया अनूप सिंह, इसका चेहरा बड़ा अनुपम था। किसका, अनूप सिंह का। अब जब चेहरा इसका अनुपम है, तो ये इसका खुद का चेहरा अनुपम है, तो इसने बोला कि भाई मेरी एक पेंटिंग बना दो रे। तो इसकी पेंटिंग बनेगी क्या, हाँ सर इसका चित्र बनेगा। ठीक है, और इसका चित्र ये जब खुद देखेगा तो खुश होगा क्या, हाँ सर, क्योंकि इसका तो चेहरा ही अनुपम है, तो चेहरा अनुपम है तो ये तो खुश हो गई होगा। तो जब ये खुश होगा तो और पेंटिंग बनाएगा क्या, हाँ सर, और पेंटिंग बनाने को बोलेगा। तो और पेंटिंग जब बनेगी तो खूब सारी पेंटिंग जब बनेगी, खूब सारी पेंटिंग बनेगी, तो इस टाइम पीरियड पे गोल्डन टाइम होगा क्या, तो अनूप सिंह के टाइम पे क्या होगा, स्वर्णकाल। स्वर्णकाल किस चित्र का, चित्र का स्वर्णकाल कब होगा, बीकानेर शैली के अंदर, अनूप सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो इसके पास दो अपने, एक तो रुकनुद्दीन, ठीक है, एक मुसव्वर, क्या है, मुसव्वर और रुकनुद्दीन। इसके पास देखो इसने जो चित्र बनवाए खुद के, तो 2 जनों से बनवाए। इसने एक आदमी जा रहा था तो उसको बोला रुक जा भैया, तो उसको रुकनुद्दीन हो गया उसका नाम। इसने बोला रुक मेरी फोटो बना दे, तो उसका आदमी का नाम हो गया रुकनुद्दीन। तो एक पेंटर तो हो गया रुकनुद्दीन, दूसरा हो गया मुसव्वर। ठीक है, तो मुसव्वर और रुकनुद्दीन ये पेंटर किसके थे, ये अनूप सिंह के अंतर्गत कार्य करते थे। और अनूप सिंह के टाइम पे ये पेंटर थे। तो ये अनूप सिंह किस शैली से संबंधित थे, बीकानेर शैली से संबंधित थे। तो मुसव्वर और रुकनुद्दीन भी किसके हुए, बीकानेर शैली से संबंधित चित्रकार हुए। अनूप सिंह ने क्या बोला, क्योंकि उसका चेहरा बहुत अनुपम था, काफी दिखने में सुंदर था। तो उसने बोला यार मैं मेरे चित्र बनवाऊं, तो मेरा चित्र किससे बनवाऊं। एक आदमी आगे जा रहा था, उसको बोला रुक रे भैया रुक जा, तो उसका नाम ही पड़ गया रुकनुद्दीन। ठीक है, क्योंकि वो रुक गया, तो रुकनुद्दीन। उसने क्या करा, अनूप सिंह का चित्र बनाया। एक और मुसाफिर था, तो उसका नाम था मुसव्वर। ठीक है, तो उसको भी रोक के उसको बोला मेरा चित्र बना दे। इन दोनों चित्र बनाए, तो अनूप सिंह के चित्र बन गए। तो इस तरह से कार्यक्रम चित्रकला का चल पड़ा। और ये अनूप सिंह का टाइम है, तो ये स्वर्णकाल कहलाया। अब किसी ने राय दी, क्या राय दी कि यार भाई नया नया बीकानेर शहर बसाए। किसी ने क्या दी, राय। ठीक है, राय दी किसी ने कि बीकानेर शहर नया नया बसाए, तो नया नया बीकानेर शहर बसा है, तो यार यहाँ पे भागवत तो करवा लो रे भाई, भागवत पुराण तो करवाओ एक बार। ठीक है भाई, भागवत की कथा करा लो, नया शहर बसाए। तो इन्होंने बोला हाँ यार बात डन है, नया शहर बसाए। तो एक आदमी है राय सिंह, उसके टाइम पे भागवत पुराण का चित्र बना। तो भागवत पुराण कब बना, राय सिंह के समय काल पे। ठीक है, राय सिंह के समय काल में भागवत पुराण चित्र बनाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भागवत पुराण चित्र किसके टाइम पे बना था। देखो ट्रेन फिर से आ गई, भागवत पुराण चित्र किसके टाइम पे बना था, तो राय सिंह के समय पे भागवत पुराण चित्र बना था। ये बात यहां तक डन है या नहीं है, आपको समझ में आ रही मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीकानेर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बीकानेर की बात के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली है। तो राय सिंह के टाइम पे क्या है, राय दी कि भागवत पुराण करा लो। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चित्रकला होगी, है कौन कौन सी चित्रकला होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया राय सिंह के टाइम पे तो भागवत पुराण हो गया। अब ये आपका आ गया है अनूप सिंह। ठीक है, अनूप सिंह। अब अनूप सिंह जो है इसने भी खूब सारे चित्र बनाए, तो इसके टाइम पे स्वर्णकाल हो गया। अब अनूप सिंह और एक और बंदा है जिसका नाम है कर्ण सिंह। क्या नाम है, कर्ण सिंह। अनूप सिंह और कर्ण सिंह ये बंदे हैं दोनों। तो इन दोनों बंदे की थोड़ी सी मिटा दूं और वापस से आगे बढ़ाऊं कहानी। समझ में आ रहा है आपको, 101% आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप प्रेम से समझो, आसानी से समझ में आएगा, मजे से समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बस विश्वास रखो अपने आप पे दोस्तों, बिना विश्वास के तो कुछ नहीं हो सकता। आप पास भी नहीं हो सकते बिना विश्वास के। जब आप अपने पे विश्वास रख सकते हो कि नहीं यार हमको याद हो रहा है, हम लोग पास हो जाएंगे, तो हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये है अनूप सिंह और एक है कर्ण सिंह। इन दोनों के टाइम पे क्या है, लाहौर से कुछ उस्ता कला वाले थे। कौन थे,
उस्ता कला, उस्ता कला की बात मैं बता चुका हूँ। ऐसे करके क्या होते हैं, ऊंट होते हैं मेरे बच्चों, ऊंट के क्या होता है, ऊंट के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऊंट पे डिजाइने बनाते हैं। यहाँ पे ऐसे फूल बना देंगे, तो ऐसे घोड़ा बना देंगे, तो गधा बना देंगे, ऐसे ऐसे करके चूहा बना देंगे, तो इसको कहते हैं उस्ता कला। तो ये उस्ता कला वाले क्या है, लाहौर से कहाँ आ गए मेरे बच्चों, बीकानेर आ गए। कहाँ आ गए, बीकानेर। टाइम पीरियड किसका था, टाइम पीरियड था कर्ण सिंह और अनूप सिंह वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर आ गए, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे उस्ता कला होगी या नहीं होगी। आप बोलोगे सर उस्ता कला क्यों नहीं होगी, जब उस्ता कला वाले यहाँ पे आ गए तो फिर यहाँ पे उस्ता कला भी होगी, ठीक है। और मथुरेण जाति के लोगों ने, मथुरेण समाज के लोगों ने या फिर मथुरेण परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या करा है, चित्रकारी की है। तो बीकानेर में मथुरेण परिवार ने सर्वाधिक चित्रकारी की है, चित्रकारी की है। बीकानेर में सर्वाधिक मथुरेण परिवार ने चित्रकारी की है। कौन से परिवार ने चित्रकारी की है बीकानेर में, तो मथुरेण परिवार ने चित्रकारी की है। अब यार ये चित्र बनाएंगे, ठीक है, चित्र बनाएंगे, तो चित्र बनाएंगे तो चित्र बनाने का कोई टॉपिक तो होना चाहिए, किस पे चित्र बनाएंगे। तो देखो एक तो ये कृष्ण दरबार पे, ठीक है, जो कृष्ण जी की लीला होगी तो उस पर चित्र बनाएंगे। मुगल देखो वहां से आए तो दरबार सजा मुगलों का, तो मुगल दरबार पे भी होगी। अब मुगल जो होंगे तो बैठेंगे, ठीक है, तो वो महफिल सजाएंगे नाच गाने के लिए, तो महफिल पे भी, मुगल महफिल पे भी चित्र बनेंगे, ठीक है। राजसी वैभव मुगलों का जो होगा तो वो राजसी वैभव पे भी चित्र बनेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अपन कि विषय क्या रहेंगे चित्रकारी के, चित्रकारी के विषय क्या रहेंगे, ठीक है। तो चित्रकारी के विषय, बीकानेर चित्रकारी के विषय, विषय क्या रहेंगे, विषय में आप बात करो तो एक कृष्ण लीला, ठीक है, मुगल दरबार, मुगल दरबार ये भी सजेगा, क्यों, क्योंकि मुगल आ गए थे सारे के सारे बीकानेर के अंदर, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये यहाँ पे मतलब लड़की वड़की बुलाएंगे, लड़की वड़की बुलाने के बाद क्या करेंगे, डांस वांस करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे महफिल सजेगी, इसका मतलब, ठीक है। तो महफिल, मुगल महफिल, ठीक है। अभी मुगलों की महफिल यहाँ पे सजेगी, तो ये चारों तरफ क्या होगा, राजसी वैभव होगा, नहीं होगा कि भाई हमारा तो वैभव देखो कितना, हम तो क्या है डांस करवाते हैं, हमारा दरबार लगता है, ठीक है। तो राजसी वैभव, राजसी वैभव, इन सब पे क्या होगी, यहाँ पे पेंटिंग होगी, ठीक है। अब पेंटिंग होगी तो पेंटिंग तो दो ही लोगों के लिए होती है, एक तो औरतों की, एक आदमियों की, ठीक है भाई। इन सब पेंटिंग में भी क्या होगा, कृष्ण में भी कृष्ण आदमी है, तो राधा क्या होगी, लीला करेंगे, तो सीधी सी बात है, लेडीज तो आदमी और औरत पे ही बात बनती है। तो इसमें पेंटिंग होगी तो आदमी पे होगी और औरत पे होगी, ठीक है। तो ये आदमी पे होगी। अब आदमी कैसे होंगे, देखो बीकानेर तरफ के आदमी कैसे होते हैं, उनका गुस्सेदार स्वभाव होता है, उग्र तो होता है स्वभाव, ठीक है। उनकी दाढ़ी होती है और मूंछ होती है, ठीक है, और उठी हुई पगड़ी होती है थोड़ी सी ऐसे, और पीठ पे ढाल होती है और हाथ में तलवार। क्या होता है, अगर आदमी बनाए तो आदमी बनाओ तो ऐसे करके आदमी होते हैं, ऐसे दाढ़ी मूंछ, ऐसे करके उठी पाग, उन्नत पाग या पगड़ी, ठीक है। ये पीठ जो है, पीठ पे इसके ऐसे करके, अगर इसको पीठ मान ले तो ऐसे करके ये पीठ पे क्या है, ये आपके ये तो हो गई तलवार, ठीक है, ये हो गई ढाल पीठ पे, ठीक है। और ये क्या हो गए, गुस्सालू स्वभाव, उग्र स्वभाव, उग्र स्वभाव। तो इस तरह के चित्र होते हैं जिसमें दाढ़ी होती है, मूंछ होती है, ठीक है, उग्र स्वभाव होता है, तलवार होती है, पीठ पे ढाल होती है। तो इस तरह के तो आदमी होते हैं, ठीक है। और ये देखो क्या होती है, औरतें होगी तो औरतों की क्या हो, धनुष जैसी, तो ये होगी बोएं, ठीक है, और लंबी होगी नाक, और होंगे पतले होंठ होंगे, ठीक है, घेरदार जामा होगा पारदर्शी वाला, ठीक है, और आभूषणों में मोती लगे होंगे। क्या होंगे, औरतें अगर बनाए औरतें तो ये ऐसे करके, तो क्या होगी उनकी बोहें, लंबी होगी नाक, पतले होंगे होंठ, ठीक है, ऐसे गर्दन। और फिर अगर ऐसे करके ऐसे बात करें मेरे बच्चों, तो ये इनका ऐसा घाघरा होता है घेरदार, और ये होती है पारदर्शी। कैसे, पारदर्शी, पारदर्शी इनकी चुनरी होती है। कैसी होती है, पारदर्शी, पारदर्शी, है ना। और ये कपड़े ही पारदर्शी होते हैं। ये जो गहने होते हैं इनके ऐसे ऐसे करके, तो ये गहने जो होते हैं मेरे बच्चों, उसमें गहनों में मोती, गहनों में मोती का यूज, उपयोग, गहनों में किसका उपयोग होगा, मोती का, ठीक है। और ये इस तरह की औरतें होती है जिनका घेरदार तो घाघरा होता है, ठीक है, और फिर नाक होती है उनकी लंबी, और धनुषाकार भ्रुकुटी होती है, धनुषाकार है, धनुषाकार बोहें, बोहें, ठीक है। तो ये इस तरह की औरतें होती है। ये किस में आती है, बीकानेर
चित्र शैली के अंदर ये सब कुछ आती है। मैं आपको चित्र बनाने वाले भी बता चुका हूँ। चित्र बनाने वाले कौन है मैंने आपको बताया। अनूप सिंह के टाइम पे 2 बंदे थे, एक मुसव्वर, एक था कौन था, रुकनुद्दीन। तो ये चित्रकार भी थे यहाँ के, ठीक है। अब यहाँ पे जो चित्र बनाए जाएंगे ना मेरे बच्चों, तो उन चित्रों के अंदर क्या है, कलाकार का नाम होगा, एक तो एक कलाकार के पिता का नाम होगा, और क्या होगा वहाँ पे संवत लिखा होगा। जैसे ये चित्र बनाया, तो ये चित्र बनाया ना, तो ये चित्र बनाया तो यहाँ पे कलाकार का नाम लिख देंगे विनोद सर, विनोद सर। पिताजी का नाम ML पाल, ठीक है, ML जी, है ना। और फिर लिख देंगे 2020, है ना, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2020। इस तरह से संवत भी लिख देंगे, नाम भी लिख देंगे, पिताजी का नाम भी लिख देंगे। तो इस तरह से चित्र होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कलाकार का नाम, उनके पिताजी का नाम और संवत किस प्रकार के चित्रों की शैली के अंतर्गत पाया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीकानेर चित्र शैली के अंतर्गत, जो मारवाड़ के अंतर्गत आती है, उसमें चित्रों के अंदर चित्र बनाने वाले कलाकार का नाम, उसके पिताजी का नाम, चित्र जिस संवत में बनाया गया वो सब लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी खूबियां बीकानेर चित्र शैली के अंदर पाई जाती है। तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित मैं आपके सामने सारी बातें मेरे बच्चों कर चुका हूं और आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। बात यहाँ तक आपकी बिल्कुल डन है कि सर हाँ आपने बिल्कुल सही बात बताई। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली की बात करेंगे मेरे बच्चों। तो किशनगढ़ शैली आप सबको पता है कि किशनगढ़ शैली किसके, सावंत सिंह के टाइम पे बनाई गई चित्रों की शैली है, जिसे क्या कहते हैं, नागरीदास, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात बताऊं आपको तो बहुत ही मजेदार बात है, आपको पसंद आए शायद। तो आओ मैं आपको इसकी बात बताऊं कि एक जवान लड़का था बच्चों, एक जवान क्या था, लड़का, एक लड़का था मेरे बच्चों, ठीक है, और वो राजा था मेरे बच्चों, और अभी अभी उसकी मूंछ निकली थी मेरे बच्चों, और हल्की हल्की दाढ़ी आई थी मेरे बच्चों, ठीक है। अब ये जो है, ये राजा कहता है कि यार मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ये किससे कहेगा, मेरे भाइयों मेरे मित्रों, इसका नाम है सावंत सिंह, सावंत सिंह, ठीक है। और ये राजा है, तो राजा क्या होता है, राजा प्रजा का नौकर होता है। राजा क्या होता है, प्रजा का नौकर होता है। भाई राजा का काम क्या होता है, प्रजा की देखरेख करना, प्रजा का ध्यान रखे। तो ये तो क्या है, प्रजा है, और राजा क्या है, इनका दास हुआ कि नहीं, तो ये पूरे नगर का दास होगा। तो इसको एक और चीज कहते हैं, नागरीदास, नागरीदास, ठीक है। तो किशनगढ़ नगर का दास है ये, तो इसको नागरीदास। अब ये बोलता है राजा कि यार भाई लोगों, अपने साथी जो इसके सेनापति वगैरह होते हैं उनसे, कि यार कोई टाइम पास नहीं हो रहा, क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, नाटक वाटक भी ढंग के नहीं आ रहे, सिनेमा हॉल चालू नहीं है, मूवी अपन देखने जा नहीं पा रहे, तो कुछ तो इंतजाम करो रे, ठीक है। तो इन्होंने यही बात अपनी राजमाता से कही। किससे कहेंगे, राजमाता से। अब राजमाता से ये बात कहेंगे तो राजमाता ने बोला हाँ तू अब जवान हो गया तो बात तो तेरी सही है। ये इनकी राजमाता है, और राजमाता ने कहा कि बात तो तेरी सही है, ये है राजमाता, ठीक है, कि तू अब जवान हो गया तो तेरे को तो कोई ना कोई तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो अब ये राजमाता कहाँ जाएगी, ये जाएगी अंतेपुर। कहाँ जाएगी, अंतेपुर। अभी अंतेपुर को दिल्ली कहते फिलहाल, क्या कहते हैं, दिल्ली। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नर्तकी थी, नर्तकी, ठीक है, नृत्य करने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे खूब सारी गणिकाएं, जैसे कहते हैं गणिकाएं, गणिकाएं, तो ये थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये गई और यहाँ पे एक इसने क्या करा, खूबसूरत सी लड़की देखी, खूबसूरत सी, ऐसे करके, ये देखो बाल ऐसे थे, ऐसे दिखने में खूबसूरत थी, ऐसे पतले से होंठ थे, ऐसे ऐसे करके एक लड़की थी। और इस तरीके इसने लड़की देखी और इस लड़की से कहा कि तू चालेगी की छोरी है, छोड़ी तू चाले की कटे। लड़की बोले कहूँ जाऊँ, तो बोले तू एक काम कर, सावंत सिंह के पास जा और सावंत सिंह के पास जाके थोड़ा उसका टाइम पास कर दे, डांस वांस दिखा दियो, ठीक है। तो इस लड़की के पास गई कौन, राजमाता, अंतेपुर। तो ये लड़की ने बोला चलो डन है बात। तो ये लड़की अब कहाँ आएगी, किशनगढ़ आएगी क्या, हाँ सर किशनगढ़ आएगी। तो ये लड़की अब कहाँ गई है, किशनगढ़ आ गई मेरे बच्चों, अंतेपुर से कहाँ गई है, किशनगढ़। अब किशनगढ़ में आई, किशनगढ़ में आई ये लड़की। तो अब सावंत सिंह इसको, लड़की को देखेगा क्या, सावंत सिंह इस लड़की को देखेगा और बोलेगा तेरे हुस्न पर कुर्बान हो जाऊं, तेरी बाहों में बेजान हो जाऊं, ऐसी नजाकत है तेरी सूरत में, मैं तो जाने मन तेरा गुलाम हो जाऊं। ये इसने किसने कहा, इसने यहाँ पे सावंत सिंह ने इससे लड़की से कहा, ठीक है। अब इस लड़की से कहा तो इस लड़की ने इस लड़के को, मतलब सावंत सिंह को, कोई भाव नहीं दिया। अब लड़की सावंत सिंह को कोई भाव दे नहीं, क्योंकि क्या पहली बार में तो थोड़ा ट्राएगी, ठीक है। तो ये भाव नहीं देगी, अभी भाव नहीं देगी। तो सावंत सिंह ने फिर एक और बात बोली कि इस थकान भरी जिंदगी में थोड़ा आराम आ जाए, इस थकान भरी जिंदगी में थोड़ा आराम आ जाए और दिल खुश हो जाए मेरा, अगर तेरे नर्म होठों पे मेरा नाम आ जाए। अब की बार सावंत सिंह की जो ये बात है इस लड़की के दिल में घर गई, ठीक है। और लड़की ने बोला कि हाँ यार ये बात तो डन है, ये आदमी सही है, मतलब इससे अपनी निभ जाएगी, ठीक है, ये अपनी बातों में चल पड़ेगा और अपन यहाँ पे मस्ती से रह लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लड़की बोले कि तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस प्यार पाने में ना जाने कितनों से प्यार किया।
अब लड़की ने इसको बोल दिया सावन सिंह को कि तेरा प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया और तेरा प्यार पाने में ना जाने मैंने कितनों से प्यार किया। सावन सिंह को भी इस लड़की की बात डन हो गई। इसने बोला कि यार ये लड़की सही है, मैं भी शायरी करता हूँ, ये भी शायरी करती है, दिखने में मस्त है, बन ठन के आई है। ठीक है, तो ये लड़की कैसे आई थी? बन ठन के आई थी। देखो बन ठन के आई है, तो ये क्या है? बनी ठनी, बनी ठनी, बनी ठनी, बन ठन के आई लड़की। ठीक है, तो सावन सिंह ने बोला कि यार ये लड़की तो मेरे बिल्कुल शानदार डन है। तो इसको क्या कहा गया? इस लड़की को इसको कहा गया राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा। मोनालिसा क्यों कहा गया? क्योंकि मोनालिसा बहुत खूबसूरत लड़की थी। ठीक है, विदेश की थी, तो इसलिए क्योंकि वो वहां पे विदेश में खूब खूबसूरत होगी। अब राजस्थान की तो यही मोनालिसा कहलाई, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो यही क्या है? बहुत खूबसूरत है। तो अब क्या हो गया? अब ये आपस में बैठेंगे, ठीक है, और चांदनी रात में संगीत सुनेंगे। चांदनी रात में क्या सुनेंगे? संगीत सुनेंगे। तो एक चित्र मेरे बच्चों, आपस में दोनों साथ में बैठे हैं और चांदनी रात में संगीत गोष्ठी हो रही है। तो एक चित्र कौन सा है? चांदनी रात में संगीत गोष्ठी। चांदनी रात में संगीत गोष्ठी हो रही है, तो एक चित्र ये आ गया, चांदनी रात में संगीत गोष्ठी। एक इस औरत के चित्र बना, इस लड़की का जो चित्र बना वो चित्र है बनी ठनी। ठीक है, और बन ठन के ये लड़की तैयार हुई और इसका बनी ठनी एक आदमी ने चित्र बनाया और ये चित्र जब इसको दिखाया तो ये तो क्या हो गया? ये नागरीदास, ये सावन सिंह, ये तो इस लड़की में वैसी फिदा था। अब ये जो इस लड़की की बनी ठनी जब चित्र देखेगा तो ये क्या बोलेगा? भाई इस बंदे से कहेगा जिसने चित्र बनाया, ये चित्र बनाया इसने, और इससे कहेगा कि भैया मैं तो इस चित्र को देख के निहाल हो गया। तो इसका नाम हो गया निहाल चंद्र। इस चित्र को देख के क्या हो गया? निहाल हो गया। और क्या आपने शानदार चित्र बनाया है, ठीक है, और बहुत बधाइयां। तो इसने बोला कि मैंने ये चित्र जो बनाया है ये मोर ध्वज से बनाया है। किससे बनाया है? मोर का ध्वज। ठीक है, तो इसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद ने क्या बनाया? बनी ठनी। मोर ध्वज जानते हो ना, मोर का जो पंख होता है उससे क्या है? इसने ये बनी ठनी का चित्र बनाया और इसलिए इसको कहा गया मोरचंद निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद ने क्या बनाया? बनी ठनी बनाया है। और बनी ठनी किसको पसंद आया? सावन सिंह को। और ये लड़की हमेशा बन ठन के रहती है। अब देखो और भी चित्रकार होंगे। एक तो ये मोर ध्वज हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन होगा? एक होगा सूरध्वज, ठीक है, एक होगा भैरवदास, एक लाडलीदास। देखो एक तो हो गया मोरध्वज चित्रकार, एक हो गया सूरध्वज। ये क्या करता है? सुर गाता रहता है और ध्वज से चित्र बनाता रहता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया सूरध्वज। ठीक है, भैरव को मालूम पड़ा कि एक लड़की है जो बहुत बनठन के रहती है, बनठन के टशन में रहना, इसका काम यही था। ठीक है, तो भैरव को मालूम पड़ा कि एक लड़की है जो खूब बनठन के रहती है, तो अब भैरव भी क्या यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा लड़की देखने के लिए? तो वो भी आया, तो उसका नाम है भैरवदास। भैरवदास। और भैरवदास ने भी क्या करा? एक चित्र बना दिया इस लड़की का। ठीक है, अब भैरवदास ने भी ये लड़की का चित्र बना दिया। अब देखो ये नागरीदास की क्या है बात? हमेशा जब भी बोलता नागरीदास कुछ तो ये हमेशा बात मान लेती। अब ये बात इसलिए मानती है क्योंकि इसने शुरू में तो बात माना, और बात मानने के बाद अब ये लड़की इसको जो भी बोलेगी तो नागरीदास इसकी बात मानेगा, तो ये आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे। तो ये नागरीदास की लाडली कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ सर, लाडली कहलाएगी। तो इसलिए एक और चित्रकार हुआ जिसका नाम है लाडली दास। लाडली दास, ठीक है, लाडली दास ने भी क्या करा? चित्र बनाया। तो एक तो हो गया लाडली दास, एक हो गया भैरवदास, एक हो गया सूरध्वज, एक हो गया मोरध्वज। ठीक है, तो ये सारे के सारे चित्रकार हो गए। और ये सारे के सारे चित्रकार कहां पे हुए? तो ये सारे के सारे चित्रकार आपके किशनगढ़ शैली के अंदर हुए। ठीक है, बात आपकी यहां तक डन है। अगर हम बात करें कि किशनगढ़ शैली पर प्रभाव किसका पड़ा, तो एक तो कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश की शैली है, ठीक है, और एक है ब्रज शैली। तो ब्रज शैली और कांगड़ा शैली के प्रभाव पड़ा है। ठीक है, किसका प्रभाव पड़ा है? प्रभाव की बात करें इस शैली पे तो कांगड़ा जो एचपी हिमाचल प्रदेश में है, और एक है ब्रज शैली। ब्रज शैली यहाँ का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, क्योंकि ब्रज शैली की लड़कियां भी क्या खूब बनठन के रहती थी, तो इसलिए ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ठंडा प्रदेश है, बर्फ खूब है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेगिस्तान है, रेत इधर थोड़ा बीकानेर वाली जगह पे थोड़ा रेगिस्तान वाला डेजर्ट वाला एरिया भी है। तो इसलिए दोनों की समानता है कि उधर ठंडा है तो इधर गर्म है। ठीक है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश वाले एरिया का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ गया। और प्रभाव किसका पड़ गया? ब्रज शैली का भी प्रभाव पड़ गया। तो अगर आपसे पूछे कि किशनगढ़ शैली पे किसका प्रभाव पड़ा है, तो ब्रज शैली का और हिमाचल प्रदेश की शैली का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चित्र की, जो कौन कौन से चित्र हैं। ठीक है, तो एक तो चित्र ये बनठनी का है, किसने बनाया? मोरध्वज ने बनाया। सावन सिंह देख के बोला कि यार मैं तो निहाल हो गया, तो मोरध्वज निहाल चंद, दूसरा है सूरदास, तीसरा भैरवदास, तीसरा और आपके पास आ जाएगा फिर लाडली दास। तो ये सब जो हैं सारे के सारे चित्रकार हुए, कहाँ के चित्रकार हुए? किशनगढ़ शैली के। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल डन है बच्चों, समझ में आपको आ रहा है। अब अपन बात करते हैं चित्रों की, कि चित्र कौन कौन से चित्र किशनगढ़ शैली के, चित्र कौन कौन से हैं किशनगढ़ शैली के। देखो क्या है, ये जो आई लड़की, तो ये लड़की जब आएगी तो बड़े से भवन में आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे महल होगा कोई, ठीक है, ऐसे कोई महल होगा, इस महल के अंदर आएगी। इस तरह का एक महल है, ठीक है, इस महल के चारों तरफ क्या है? बगीचे, ऐसे ऐसे करके घास है। ठीक है मेरे बच्चों, और ये क्या है? घास होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होंगे? ये फूल वूल भी होंगे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके फूल के पौधे भी होंगे, तो पेड़ पौधे भी होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या है? ये कुंज है, मतलब कुंज मतलब गार्डन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बने हुए? कुंज बने हुए। तो कुंज युक्त भवन, कुंज युक्त भवन,
तो किशनगढ़ शैली के अंदर क्या है, कुंजयुक्त भवन होते हैं। ठीक है बात। अब यहाँ पे जो फूल उग रहे हैं, तो फूल उग रहे हैं तो यहाँ पे भंवरे उगड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? बोले सर आप उससे ही कह रहे हो, यहाँ पे क्या उड़ेंगे? भंवरे। तो भ्रमर, ठीक है, भ्रमर, भ्रमर का चित्र भी होता है यहाँ पे। किसका होता है? भ्रमर का चित्र। तो भ्रमर चित्र भी होगा। यहीं पे क्या है? तालाब है बच्चों। इधर क्या है? तालाब है, ध्यान देना। इधर क्या है? तालाब है। अब तालाब में नाव होगी, तालाब में क्या होगी? नाव होगी, ऐसे करके। और इस नाव में क्या है? एक तरफ तो ये बैठा है अपना बाका नौजवान सामंत सिंह, और सामंत सिंह इधर बैठा हुआ है, ठीक है। और इधर बैठी है खूबसूरत सी अपनी कौन? बनी ठणी, ये बन ठन के बैठी है। तो ये दोनों बैठे हैं, तो ये तो है बनी ठणी, बनी ठणी, ठीक है। ये है सामंत सिंह। तो एक चित्र ऐसा भी होता है मेरे बच्चों जिसके अंदर बन ठन के बैठे थे, ठीक है। तो बन ठन के बैठे हैं, तो बन ठनी बैठी नाव के अंदर और एक सामंत सिंह। तो नौका विहार वाला चित्र भी होता है। किसका? नौका विहार, मतलब नाव में दोनों मस्ती से घूम रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बात यहां तक डन है या नहीं है? सही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर, ठीक है। तो भव्य का चित्र भी होता है, नौका विहार भी होता है, और इधर कुंज वाले भी, कुंजयुक्त भवन भी होते हैं, ये सारी। और क्योंकि लड़की है तो लड़की का चित्र बना, तो इसलिए नारी सौंदर्य का चित्र तो बनेगा ही बनेगा। वो लड़की वाला नारी सौंदर्य का चित्र भी बनेगा। अपन ने वो कर दिया, पहले बना दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नारी सौंदर्य का चित्र भी यहाँ पे बनेगा। तो ये सब प्रकार के एक और अगर ऐसे चित्र देखें तो एक चित्र और है मेरे बच्चों, उसके अंदर क्या होता है? एक ऐसी टेबल होती है, ये ऐसे करके टेबल होती है, ठीक है। ये जो टेबल है इसके ऊपर क्या है? ऐसे करके जग पड़ा है, ऐसे करके है जग। इधर एक गिलास, इधर दूसरा गिलास, ठीक है। और इसमें मदिरा जग में। इधर एक बेंच, इधर दूसरी बेंच, इस पे बैठा है एक आदमी पैर लटका के, ठीक है। इधर बैठी है लड़की, ठीक है, पैर लटका के। ये है बनी ठनी, बनी ठनी, और ये है नागरीदास। बनी ठनी क्या कर रही है? नागरीदास को पिला रही है भर भर के जाम, ठीक है। तो इस तरह का भी एक चित्र आपको देखने को मिलेगा। ये किस शैली के अंदर मिलेगा? ये किशनगढ़ शैली के अंदर मिलेगा। यहां तक बात मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गई, ये किशनगढ़ शैली के अंदर क्या क्या सारा कार्यक्रम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर लेडीज की बात करें कि लेडीज का चित्रण कैसा होता है, तो एक तो क्या होता है? पंखुड़ी के समान तो उसके क्या होते हैं? होंठ होते हैं, ठीक है। और गर्दन उसकी ऐसी होती है लंबी, ठीक है। तो सुग्रीवदार गर्दन, लंबी औरत होती है, पंखुड़ी के समान उसके नेत्र होंठ होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें होती हैं, ये सब आपको किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये आपसे चित्र हैं बच्चों। नौका विहार वाला चित्र कौन सी शैली के अंदर है मेरे बच्चों? तो किशनगढ़ शैली के अंदर है। पिलाती हुई दारू आदमी को औरत कौन सी शैली के अंदर है? तो किशनगढ़ शैली के अंदर है, ठीक है। और आप भ्रमर गीत कौन सी शैली के अंदर है? तो कुंजयुक्त भवन कौन सी शैली के अंदर है? ये सब किशनगढ़ शैली के अंदर है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट लेके चलेंगे वो आएगा हमारा अजमेर शैली। कौन सी? अजमेर। भाई किशनगढ़ आ गया तो अजमेर तो पहुंचेंगे। तो ये अजमेर शैली, अजमेर शैली, ठीक है। अब अजमेर शैली के अंदर देखो किसका, देखो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? देखो जोधपुर के अंदर ही आता ही है, तो इसका प्रभाव अजमेर पे किसका प्रभाव पड़ेगा? जोधपुर का, जोधपुर शैली का प्रभाव पड़ेगा अजमेर पे, ठीक है। अब अजमेर के अंदर क्या है? मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ेगा। भाई मुसलमानों की शैली का प्रभाव तो पड़ेगा, तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दरगाह यहीं पे ही आपको मालूम हो, तो दरगाह है तो मुगल पृष्ठभूमि भी तो यहीं पे पनपी है, तो इसलिए मुगल शैली का प्रभाव भी पड़ेगा यहाँ पे। तो मुगल पृष्ठभूमि में पनपा हुआ शहर है ये, तो यहाँ पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मुसलमान जो होते हैं, मुगल जो होते हैं, उनको तो क्या बहुत सारे कलर पसंद थे। उनको तो लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ये सारे के सारे कलर इनको पसंद थे। अच्छा किशनगढ़ की बात कर लें, किशनगढ़ शैली में कौन सा कलर होता है? तो अगर आप देखो तो किशनगढ़ का शैली के अंदर दो कलर होते हैं। क्या होता है कि सामंत सिंह जो होता है ना, वो अपनी प्रेमिका से बोलता है, क्या बोलता है बनी ठनी से? कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, ठीक है। तो एक तो होता है गुलाबी रंग और एक होता है सफेद रंग, शराब से बना सफेद रंग। तो ध्यान रखना कि किशनगढ़ के अंदर है गुलाबी और सफेद, गुलाबी और सफेद किसमें है? किशनगढ़ में। ध्यान रखना किशनगढ़ में। किसने कहा था? सामंत सिंह ने कहा था गणिका से कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, तो इसलिए गुलाबी और सफेद रंग की वहां पे बात चली थी। अपन बात करें अजमेर की, तो यहाँ पे तो क्या है, मुसलमानों को सारे रंग पसंद थे, तो इन्होंने तो सारे रंग भर दिए। इन्होंने बोला यार चित्र में सारे रंग भरो, कोई फालतू बात थोड़ी मत करो, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे मुसलमान भी थे, ठीक है, और यहाँ पे हिंदू भी थे, और यहाँ पे ईसाई भी तो थे। भाई मेयो कॉलेज वगैरह जो है, ठीक है, और बड़े बड़े जो ईसाइयों ने बनाए तो वो सब ईसाइयों, तो यहाँ पे तो तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है। किसका? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। ये तीनों शैलियां जो है, तीनों शैली की चित्रकारी कहां पे होगी? अजमेर में होगी बच्चों, ध्यान रखना। हिंदू, मुसलमान और ईसाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो चित्रकारों की बात करो तो देखो यहाँ पे मुसलमान चित्रकार भी होंगे तो हिंदू चित्रकार भी होंगे, ठीक है। अब हिंदू चित्रकार होंगे, क्यों हिंदू चित्रकार होंगे? क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पे है और मुसलमानों की दरगाह यहाँ पे, ठीक है। तो जब मुस्लिम संप्रदाय की दरगाह यहाँ पे है और हिंदू संप्रदाय का जो है वो प्रमुख स्थान ब्रह्मा जी यहाँ पे है, तो ब्रह्मा जी के जो लड़के होंगे नारायण जी,
ठीक है, वो क्या है, नारायण यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे, और ब्रह्मा जी के लाल हैं, तो नारायण जी को किसी ने राय दी कि जाके ब्रह्मा जी से तो मिलिया, ठीक है, तो ये आगे ब्रह्मा जी से मिलने, क्या है कि नारायण जी, ये ब्रह्मा जी का मंदिर मान लो यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर, इनको राय यहाँ पे मिल आए, कौन आए, नारायण जी आए। नारायण जी किसके, ब्रह्मा जी के क्या है, लाल है, मतलब बच्चे हैं, ठीक है, और इनको नारायण जी को किसी ने राय दी कि भाई ब्रह्मा जी को जाके मिलिया, ठीक है, तो ब्रह्मा जी से मिलने आएंगे नहीं आएंगे, बोले हाँ सर बिल्कुल मिलने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, तो एक तो हो गया लाल सिंह बाटी, एक हो गया नारायण सिंह, एक हो गया राय सिंह, ठीक है, तीन पेंटर तो यहाँ पे आपको दिख गए, क्या दिख गए, एक तो नारायण सिंह बाटी, एक लालजी भाटी, एक राय सिंह, ठीक है, तो ये नारायण सिंह बाटी, लाल सिंह बाटी और राय सिंह, ये तो आपको दिख गए। अब यहाँ पे क्योंकि मुसलमान भी होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दरगाह है, तो दरगाह मुसलमान भी दरगाह में आते हैं, तो जो मुसलमान संप्रदाय के लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, चांद जब देखते हैं तो ईद मानते हैं, तो यहाँ पे भी चांद देखा जाएगा, क्या, तो चांद यहाँ पे देखा जाएगा, चांद जब देखा जाएगा तो एक होगा चांद खां, उन्होंने चांद की पेंटिंग बनाई, एक हो गया चांद खां, एक हो गया तैयब जी, क्या हो गए, तैयब जी, और एक लेडीज भी है, एक औरत भी यहाँ पे पेंटर है, ठीक है, और कौन सा पेंटर हो गया, एक हो गया भाई आपका नया नया पेंटर बना तो उसका नाम ही पड़ गया नवल, ठीक है, तो इस तरह के पेंटर कौन कौन से आए सामने, चित्रकार आए, एक तो नवल चित्रकार आया, नवल चित्रकार, ठीक है, नवल चित्रकार, तो एक चित्रकार तो हो गया अजमेर शैली के अंदर नवल, ठीक है, एक हो गया नारायण सिंह बाटी, एक हो गया लाल सिंह बाटी, एक हो गया राय सिंह बाटी, है ना, और एक चांद खां, क्योंकि चांद दिखता है तो ये मानते हैं, तो चांद खां, और एक तैयब जी, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है और यहाँ पे दरगाह भी है, तो दरगाह भी है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे दरगाह भी तो है ना मेरे बच्चों, है ना, तो दरगाह भी है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हिंदुओं से संबंधित जो चित्रशैली है वो भी काम करेगी, और मुस्लिम से संबंधित चित्रशैली भी काम करेगी, और ईसाइयों ने जो आए बाद में उनसे संबंधित चित्रशैली भी होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अजमेर की शैली की खासियत क्या है, अजमेर शैली की खासियत यह है कि कोई सा भी रंग यूज ले लो, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, पर इनके अंदर क्या है, सुनहरे रंगों का संयोजन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सुनहरे रंगों का संयोजन, सुनहरे रंगों का संयोजन, ये किस शैली के अंदर सुनहरे रंगों का संयोजन करना अति आवश्यक है, तो वो अजमेर शैली में, मारवाड़ के अंतर्गत अजमेर शैली आती है, अजमेर शैली के अंदर सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सुनहरे रंगों का प्रयोग किस शैली के अंदर किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, अजमेर शैली के अंदर सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से चित्रकार हैं, नारायण हैं, लाल हैं ब्रह्मा जी के, ठीक है, तो वो राय मानते हैं, आते हैं यहाँ पे, वहां पे एक नवल पेंटर मिल जाता है उनको, वो चित्र बनाता है, देखते हैं वो कि यार चांद जब निकला तो उसके बाद ईद मान रहे हैं, तो इसकी भी पेंटिंग बना दी है, तो एक चांद खां, एक तैयब जी, एक लेडीज भी है पेंटिंग कर रही है। तो इस तरह से अजमेर के सारे पेंटर हुए, सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, सारे तरह के रंग यूज किए जाते हैं। जोधपुर शैली, मुगल शैली, ईसाई शैली, सभी शैलियों का मिश्रण यहाँ पे पाया जाता है अजमेर की पेंटिंग के अंदर। बहुत बहुत बताइए, आपको ये सब कुछ याद हो रहा है आसानी से, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली, सिरोही, अगली जो बात करेंगे सिरोही, ठीक है, तो मारवाड़ के अंतर्गत सिरोही शैली भी आती है, सिरोही शैली, कौन सी, सिरोही शैली, ये भी किसके अंतर्गत आती है, मारवाड़ के अंतर्गत ही आती है। देखो सिरोही मतलब आबू वाला क्षेत्र हो गया, आबू वाला क्षेत्र हो गया, तो भैया वहां पे जैन धर्म के लोग सर्वाधिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के मत को मानने वाले लोग क्या होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। आबू रोड के अंदर क्या है, माउंट आबू पे बिल्कुल शांति है, तो जैन धर्म से संबंधित है। मतलब यहाँ पे जो चित्र होंगे सिरोही वाले, वो किससे होंगे, जैन धर्म से संबंधित होंगे। और क्या होंगे, सोमवार के दिन पूरे के पूरे चित्र बनाने चित्रकार को बोल दिया, तो चित्रकार गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, तो गुस्सा करेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, बात ऐसी है कि सिरोही में शांति है, कहां पे, माउंट में, तो इसलिए यहां पे कौन जाएंगे, जैनी, तो इसलिए जैन धर्म से संबंधित चित्र कहां बनेंगे, सिरोही शैली के अंदर, ठीक है। अब इनको चित्रकार जो है, चित्रकार को बोल दिया सोमवार को पूरा पेंटिंग बना देना, तो एक चित्रकार तो हो गया सोमपुरा, और वो गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, गुरेसा, बोले हाँ सर गुस्सा तो करेगा। तो ये दो पेंटर भी आपके सामने आ गए कि सोमवार को सोमपुरा और गुरेसा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चित्र बनाएंगे ये क्या है, जैनियों के 24 तीर्थ तीर्थंकर है, मतलब 24 के 24 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 तीर्थंकरों की तस्वीर बना देंगे, ठीक है। तो इसको कहेंगे दर्शन 24, क्या कहेंगे, दर्शन 24, मतलब सभी 24 के दर्शन एक जगह हो गए, तो दर्शन 24 ही इसको कहेंगे, इस चित्र को। दर्शन 24 चित्र कहां पर है, कौन सी शैली का है, सिरोही शैली का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका विकास, इस चित्रशैली का विकास कब हुआ, मतलब जैन धर्म से संबंधित चित्रशैली का विकास कब हुआ, तो विकास की बात करें तो एक था सुल्तान देवड़ा, क्या था, सुल्तान देवड़ा, इसका विकास कब हुआ,
विकास की बात करें मेरे बच्चों, विकास, तो एक आदमी था खूब सुर खींच के गाता था और लंबी तान लेता था, उसका नाम था सुल्तान देवड़ा। और सुल्तान देवड़ा ने क्या तेज तेज सुर खींच रहा था और तान ले लेके गा रहा था। तभी जेणी आए, बोले यार हम तो वैसे भी शांति समझ के माउंट आए और तूने यहाँ पे आके ये माथापुड़ी चालू कर दी, यहाँ पे लंबे लंबे सुर खींच रहा है, तान खींच रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे को ध्यान नहीं लगाने दे रहा। तो सुल्तान देवड़ा ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं ये सुर और तान खींचना बंद कर दूंगा और तुम सब लोगों के चित्र यहाँ पे बना दूंगा और बनवाऊंगा तुम सबके चित्र। तो विकास कहां से हुआ? सुल्तान देवड़ा से। सुल्तान देवड़ा ने कहा कि मैं स्टार्ट कर दूंगा तुम्हारे चित्र बनवाने, ठीक है। फिर इसके बाद ये चित्र तो बन गए, पर इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा था कि यार जैन धर्म के चित्र हैं या किसी और के हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब एक आदमी था, एक लड़का था, वो कुमार था, मतलब नया नया कुमार था, जवान लड़का था। ये कुमार जो था ना, वो क्या है निर्धारित करने लग गया कि ये सारे चित्र हैं जैन धर्म से संबंधित है। तो लोग माने नहीं और खूब संग्राम हुआ। क्या हुआ बच्चों? संग्राम हुआ। फिर बाद में फाइनली माने कि हाँ यार ये तो जैन धर्म से। तो कुमार संग्राम सिंह है, कुमार संग्राम सिंह, इसने क्या करा? निर्धारण करा। क्या करा है? निर्धारण, कि भाई ये जो चित्र हैं जैन धर्म की हैं। तो कुमार संग्राम सिंह ने क्या करा? निर्धारण करा कि जैन धर्म के ही ये सारे के सारे चित्र हैं। तो सुल्तान देवड़ा के समय तो क्या है, ये चित्र पनपे हैं, मतलब इसका विकास हुआ है। और ये संग्राम सिंह ने क्या कर दिया? इसका निर्धारण कर दिया। एक था राव अखेराज, उसने सरवणा दुर्ग में भित्ति चित्र बनवाए। राव अखेराज सरवणा दुर्ग, यहां पे उसने क्या बनवाए? भित्ति चित्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रख लेना। सरवणा दुर्ग में भित्ति चित्र किसने बनवाया, या फिर सरवणा दुर्ग कहां पर है? तो सिरोही के अंदर है। ये भित्ति चित्र भी राव अखेराज ने बनवाया, ठीक है। तो ये अपने सिरोही शैली सारी की सारी खत्म हो गई। अब हमारे पास आएगी नागौर शैली। कौन सी आएगी? नागौर, ठीक है। मैं समझता हूँ सिरोही शैली से संबंधित सारी बातें आपको याद हो गई है कि सोमवार के दिन पूरे दिन तो गुस्सा तो आएगा चित्रकारों को, जैनियों का है तो क्या है, खूब तान खींच रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या जैनियों ने बोला कि यार ऐसे मत करे, तो उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, मेरा नाम तो क्या है, मेरा नाम तो है भाई सुल्तान देवड़ा, तो मैं आपके सबके चित्र बनवाऊंगा, ठीक है। और अब मैं सुर भी नहीं खींचूंगा और तान भी नहीं खींचूंगा लंबी लंबी, और आप यहाँ पर मस्ती से अपनी तपस्या करो यहाँ पे। फिर बाद में क्या हो गया? संग्राम हो गया। क्यों संग्राम हुआ? क्योंकि निर्धारण नहीं हो रहा चित्र का। तो कुमार ने निर्धारण किया, निर्धारण किया तो उसमें खूब संग्राम हुआ। तो क्या है, कुमार संग्राम सिंह ने क्या करा? निर्धारण करा था। और सरवणा दुर्ग के अंदर भित्ति चित्र किसने बनवाए? राव अखेराज ने। अब आते हैं नागौर शैली। नागौर शैली, ठीक है। अब नागौर शैली के अंदर क्या है? देखो नागौर जो है किस किस से टच हो रहा है मेरे बच्चों? ये देखो नागौर अजमेर से टच हो रहा है, नागौर जोधपुर से टच हो रहा है, नागौर बीकानेर से टच हो रहा है। तो इन सबकी छाप किस पे पड़ेगी? नागौर शैली पड़ेगी। भाई नागौर किस किस से टच हो रहा है? जोधपुर से भी हो रहा है, बीकानेर से भी हो रहा है, अजमेर से भी हो रहा है। और अजमेर में कौन थे? मुगल। तो इन सब से जब ये टच में हो रहा है तो इन सब की जो छाप है वो किस पे आएगी? नागौर शैली पे आएगी या नहीं आएगी? बोले हाँ सर आएगी। यहाँ की खूबी क्या है कि स्त्री की जो ओढ़नी होती है, स्त्री की ओढ़नी, ओढ़नी ओढ़ूं तो उड़ उड़ जाए, ओढ़नी जो होती है वो कैसी होती है? पारदर्शी। स्त्री की ओढ़नी कैसे होती है? पारदर्शी होती है मेरे बच्चों, स्त्री की ओढ़नी। नागौर शैली में स्त्री की ओढ़नी कैसी होती है? पारदर्शी होती है। अब पारदर्शी करने के लिए क्या होता है? पारदर्शी करने के लिए रंग जो होते हैं वो डार्क तो ले नहीं सकते, रंग डार्क ले नहीं सकते, लाइट भी लोगे तो भी लाइट रंग कहीं ना कहीं तो दिखेंगे। तो ऐसे रंग लो जो बिल्कुल बुझ गए हो, बिल्कुल बुझ गए हो, उस रंग का कोई मतलब ही नहीं हो, तो बुझे रंगों का प्रयोग करते हैं। बुझे रंगों का प्रयोग। अब बुझे रंगों का प्रयोग करेंगे तो स्त्री की पारदर्शी ओढ़नी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ सर बन जाएगी, क्योंकि रंग बुझ गए बिल्कुल, अब तो ये वापस जलने वाले नहीं है। तो इसका मतलब पूरे रंग बुझ चुके हैं और बुझ गए हैं, तो पारदर्शी रंग बन जाएगा, पारदर्शी ओढ़नी बन जाएगी और पारदर्शी ओढ़नी से सब कुछ दिखेगा। तो सब कुछ ये सारा की सारा नागौर शैली से संबंधित मैंने आपको बात बता दी। क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि स्त्री की पारदर्शी ओढ़नी कौन सी शैली के अंदर होती है? तो नागौर शैली के अंदर होती है। और कौन सी रंग का प्रयोग किया जाता है? तो बुझे रंग का प्रयोग किया जाता है नागौर शैली के अंतर्गत। तो ये मैं सारी की सारी आपको मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित, ठीक है, सारी की सारी शैलियां, चाहे वो आपकी जोधपुर हो, ठीक है, बीकानेर हो, आपकी अजमेर हो, आपकी किशनगढ़ हो, आपकी सिरोही हो, आपकी नागौर हो, सारी की सारी शैलियों से संबंधित सारी की सारी बातें बता चुका हूं। और ऐसा बताया मैंने आपको, ऐसी कोशिश की है कि आपको आसानी से याद हो जाए, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो को 2 बार देख लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।